एक दिन इस वर्ल्ड में एक सिंगल ट्रेजर मैप अपीयर होता है और इसमें दावा किया गया था कि मुरीम के इतिहास के ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट शियोन गीजा की मार्शल आर्ट छिपी हुई थी और वो मार्शल आर्ट छुपी हुई थी हैंगसेन के अंदर। हैंगसेन कौन है और हैंगसेन के अंदर कैसे मार्शल आर्ट छुपी, तो वो लोग हम लोग इस स्टोरी में जानेंगे। और जो शियोन गीजा था वो एक ट्रेजर मैप के साथ साथ एक सीक्रेट वेपन भी छोड़ गया था और ये वो चिंगारी बन जाएगी जो मुरीम को भड़का देगी। जो मुरीम लंबे समय से शांत था वो एक बार फिर से खून से लथपथ हो जाएगा। और अब इसी के साथ में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी चट्टान या फिर कह सकते हो एक केव को दिखाया जाता है, जो कि अगले ही पल वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इस समय वो जो चट्टान थी वो पूरे दो भाग में डिवाइड हो चुकी थी और हमें उस चट्टान के पास में बहुत ज्यादा धूल ही धूल को दिखाया जाता है। और जहाँ से वो चट्टान कटी थी उसी के बीच में एक केव थी और केव के बाहर काफी ज्यादा धूल उड़ रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो धूल वहाँ से हटती है हमें अंदर से किसी को आते हुए दिखाया जाता है और उसके हाथ में एक हथियार भी था, एक स्वॉर्ड, जिसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स पड़े थे। जिस आदमी ने सब कुछ किया था वो बाहर आने के बाद कहता है, आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। ये कहने के बाद अपने आसपास देखने लगता है, आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, सही में जो आसमान है वो नीला है। शायद गुफा को छोड़ने के सदमे के कारण ऐसा हुआ होगा। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लो मुझे केव में जाने से पहले का अपना जीवन याद नहीं आ रहा है, फिर भी मुझे जितना हो सके उतना याद रखना होगा और इन्हीं यादों की वजह से मैं अपना बदला लूंगा। मेरी पहली याद वो है जब मैं 10 साल का था। अब हमें उस पल का सीन दिखाया जाता है जब हमारा एमसी 10 साल का था और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी कह रहा था, मेरा नाम जियोन गीजा है। तुम इसे समझ नहीं पाओगे और इस पर विश्वास भी नहीं करोगे, लेकिन आज से 10 साल बाद तुम्हें दुनिया को बचाना होगा। देन उस आदमी की बातों को याद करने के बाद अपना एमसी दोबारा से मैं बताता है, वहाँ पर पूरे के पूरे 100 बच्चे थे। जियोन गीजा ने पूरे 100 बच्चों को इकट्ठा किया था और उन 100 बच्चों में से मैं भी एक था। मुझे आज भी उसकी खौफनाक आंखें याद हैं। अब दोबारा से हमें वही समय दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन गीजा कह रहा था, इसीलिए तुमको मेरी बात माननी होगी। कल से हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू करेंगे, इसीलिए आज अच्छे से आराम करो। दोबारा से अपना एमसी में बताता है, उस समय मुझे डर नहीं लगता था। शायद इसका कारण यह था कि मैं अनाथ था, तब मेरा कोई भी नहीं था, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता था। दोबारा से जियोन गीजा कहता है, ओ हाँ, और जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे उन्हें ये बात पता होनी चाहिए, मैंने गुफा के एंट्रेंस को एक चट्टान से बंद कर दिया है और अगर कोई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या ये एक आपदा नहीं होगी? अगर कोई उस गेव के एंट्रेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये एक डिजास्टर से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और उसी समय से ऑर्डियल नामक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू होती है। खाने से लेकर सोने तक हर चीज पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। हम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते थे। हमने जो पहली मार्शल आर्ट सीखी थी वो थी सांस लेने का तरीका, जिसे कहते थे द ट्राई एनर्जी आर्ट। ट्राई एनर्जी आर्ट में हम लोग यूज करते थे हेवन, अर्थ और इंसानों की शक्तियों को। इन तीनों की एनर्जीज का हम इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद हमें स्वॉर्ड चलाना सीखना था और उस स्वॉर्ड टेक्निक का नाम था द ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट। और फिर उसके बाद अगली टेक्निक जिसमें कि हम लोग सीखे थे शरीर को कैसे हिलाया जाता है, जिसे कहते थे द ट्राई एनर्जी स्ट्राइड। दूसरे शब्दों में कहे तो हमें जियोन गीजा के अंडर में सब कुछ सीखना पड़ता था, जिसमें यह भी शामिल था कि हमें कैसे चलना चाहिए। शायद लगभग 3 साल बीत जाने के बाद जियोन गीजा ने हमें फिर से कॉल किया था और उस समय उसने बताया था कि मैंने तुम सबको जो मार्शल आर्ट सिखाई है वो मार्शल आर्ट मार्शल गॉड के लेवल तक पहुंचने की मार्शल आर्ट है। तुम लोग इस मार्शल आर्ट की मदद से मार्शल गॉड के रियल में तक पहुंच सकते हो और तुम्हें बचे हुए 7 सालों के दौरान तुम में से हर एक व्यक्ति उन मार्शल आर्ट को पूरा करेगा। तुम सभी को वो दरवाजा खोल के अंदर जाना होगा। दुनिया को खतरे में डालने वाली डिजास्टर को रोकने के लिए तुम सबको कड़ी ट्रेनिंग लेनी होगी, बिना किसी रोक टोक के ट्रेनिंग लो। और उस टाइम वो सभी लोग अंदर की ओर जाने लगे थे और हमारा एमसी भी वहाँ पर अंदर पहुंच चुका था और उस पल को याद करते हुए मैं बताता है, अब मुझे पूरा यकीन है उस भयानक जगह में हमें जीवित रहने के लिए जो रीजन था वो सब कुछ जियोन गीजा की वजह से ही था। जैसे उसने कहा था, हमने केव के अंदरूनी हिस्से में बार बार अभ्यास किया, बार बार ट्रेनिंग की और जो गुफा को भरने वाला जो कोहरा था वो वास्तव में एक ट्रुथ कंडेंस एनर्जी थी और उसी वजह से हमारी मार्शल आर्ट दिन ब दिन बढ़ती गई। लेकिन फिर बाद में वो एनर्जी इतनी ज्यादा डेंस होने लगी कि खुद स्पेस भी विकृत होने लगा। वहाँ पर वो सभी लोग अजीब अजीब मॉन्स्टर से लड़ाई करते, वो सारे मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स डीमन उनको मारने के लिए आगे बढ़ते और जो वो नर्क का दरवाजा था वो हर दिन खुलने लगा। वहाँ का हर एक दिन काफी ज्यादा भयानक था, काफी ज्यादा डरावना था। हमें यहाँ जीने और मरने तक लड़ाई करनी थी। हालांकि जियोन गीजा ने जो हमें मार्शल आर्ट सिखाई, जैसे कि कहते हैं ट्राई एनर्जी आर्ट, ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट और जो द ट्राई एनर्जी स्ट्राइड, उस कंडेंस कोहरे वाली गुफा में इन तीनों मार्शल आर्ट का काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था उस केव में ट्रेनिंग करने की वजह से। और फिर भी मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं बच पाया। और फिर अगले पल हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी से कहता है योंगवो तुम्हें जीना होगा। और इस लड़की की हालत इस समय काफी ज्यादा बुरी थी। और यहीं से हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम मालूम चलता है, हमारे एमसी का नाम। तो अभी से हम लोग इसे वांगबो कहेंगे। देन ये सब कुछ सोचने के बाद हमारा योंगबो भी कहता है हाँ सही है, वो लोग भी मुझे इसी नाम से बुलाते थे, डैन योंगवो। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है और इसी सिटी में क्लाउड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और सभी लोग वहाँ पर आराम से बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। और वहीं पर हमारा योंगबो भी आ चुका होता है और उसी रेस्टोरेंट में एक लड़की भी बैठी होती है जिसने योंगबो को आते हुए देख लिया था। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जो सियोल योन हैनन है जो कि जो क्लैन के पैट्रियार्च की डॉटर है। और इस समय वो योंगबो को आता हुआ देख रही थी। और देन वैसे ही वो अपने एमसी को देखते हुए अपने साथियों से कहती है जरा देखो, जरा उस इंसान को देखो, वो बिना म्यान वाली तलवार लिए घूम रहा है। और वैसे ही हमें उसके स्वॉर्ड को भी दिखाया जाता है जिसे अपना योंगबो ऐसे ही लगाए हुए था। और उस लड़की के बगल में जो बैठा हुआ था हमें उसके बारे में बताया जाता है, उसका नाम जो इन हैनान है और ये जो क्लैन पैट्रियार्च का सन है। तो अब से हम लोग इसे इन कहेंगे। तो इन भी अपने योन को देखते हुए कहता है वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा एक्सेप्शनल दिख रही है। अब दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। इस समय हमारे एमसी के सामने खाना आ चुका था। अपना योन भी बस उस खाने को ध्यान से देखता जा रहा था और उस खाने को देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे ठीक से खाना खाए हुए कितना समय हो गया है। और अपने मन में ये कहते हुए दो चॉपस्टिक के साथ में खाना खाने लगता है और खाते हुए वैसे ही कहता है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ पिघल रहा है। और अपने एमसी को ऐसे खाना खाते हुए देखते हुए जब कुछ लोग पाते तो वो लोग भी कहते हैं यहाँ पर भी एक बाउल ले आओ और इधर भी एक बाउल ले आना। और ये सब कुछ सियोल भी एक जगह बैठ करके देख रही थी और देखते हुए कहती है क्यों, आखिरकार ये इंसान लगातार मेरी अटेंशन को क्यों खींच रहा है। इस समय अपने योन के पास वहाँ का सर्वेंट आ चुका था और योन उस सर्वेंट से कहता है काफी ज्यादा डिलीशियस था। और वो सर्वेंट भी कहता है कि आपने अपने मील को एंजॉय किया। ये कहने के बाद हंसते हुए एमसी को देखने लगता है और दोबारा से कहता है सर वैसे आपके 5 युआन हुए। एमसी कहता है क्या तुम पैसे मांग रहे हो? हाँ तुमने सही कहा, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, मैं समझ गया ये पैसों का मामला था। वो सर्वेंट भी हंसते हुए कहता है सर ये एक समस्या है, अगर आपने खाना खा लिया है तो आपको इसके लिए पे भी करना होगा। योंग कहता है मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। वो सर्वेंट कहता है ओह तुम तो हद से ज्यादा साहसी हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर तुम्हारे कमर पर जो बांधी हुई तलवार है वो मुझे सौंप दो। योन उस सर्वेंट से कहता है मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, ये वो तलवार है जिसे कि मैंने अपने आखिरी दोस्त के बदले में लिया था। वो सर्वेंट भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तो इसका मतलब तुमने शुरुआत से ही फ्री में खाना खाने के लिए सोच रखा था, तुम क्या शुरुआत से ही यहाँ पर फ्री में खाना चाहते थे? लेकिन वैसे ही हमें जो इनको दिखाया जाता है जो कि अपने बहन की तरफ देखते हुए कहता है सियोल योन ये तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? लेकिन वैसे ही कोई उस सर्वेंट को पैसे देते हुए कहता है उसके ऊपर ज्यादा मत चिल्लाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। देन वो सर्वेंट भी कहता है ठीक है मिस। और इस समय जो अपना योन था वो एकदम उस लेडी के पास में आकर के अपने मन में कुछ सोचने लगा था। अपने मन में कहता है सो शी इज पेइंग फॉर मी, तो इसने मेरे बदले में पैसे दिए हैं इसको, मैं श्योर हूँ कि मुझे इस सिचुएशन में कुछ तो कहना चाहिए। और ये लड़की सियोल भी ये उनकी आंखों को देखते हुए कहती है इसे करीब से देखकर अब मुझे और भी यकीन हो गया है इस आदमी की आंखें उस बच्चे की तरह हैं जो पहली बार दुनिया देख रहा हो। और जब वो सियोल ये सब कुछ सोच रही थी वैसे अपना योन कुछ कहने वाला था लेकिन ना कुछ कहे वहां से चला जाता है, उससे कुछ भी नहीं कहता है सियोल से। और जब सर्वेंट भी ये देखता है तो वो तो अपना सर पकड़ लेता है और योन को जाता हुआ देखते हुए सियोल कहती है ऐसा लगता है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर जितने आदमी थे वो लोग बस अपने एमसी को ही देखे जा रहे थे और कह रहे थे क्या वो ऐसे ही यहाँ से चला गया, इसने तो पैसों के बदले थैंक यू भी नहीं बोला। देन सियोल का भाई भी आते हुए अपनी बहन से कहता है एक वेगाबॉन्ड के अंदर ग्रेटिट्यूड का बिल्कुल भी सेंस नहीं होता है। लेकिन सियोल अपने भाई से कहती है मुझे लगता है कि सचमुच उसके पास पैसे नहीं थे। जो इन कहता है और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है, उसके अंदर इनर एनर्जी का भी कोई एहसास नहीं दिख रहा था। सियोल कहती लेकिन जो उसकी स्वर्ड थी वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। लेकिन वैसे ही उस लड़की को कुछ याद आ जाता है और वैसे ही कहती है इसे देखते ही कोई भी बता सकता है कि ये एक कारीगर द्वारा बनाई गई तलवार है, लेकिन बिना म्यान के घूमना उसे मुसीबत में भी फंसा
सकता है, मुझे अभी उसके पीछे जाना चाहिए, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, उसे सही में एक म्यान की जरूरत है। अब दोबारा हमें हियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हुए अपने आप से कहता है, जब से उसने मेरे मील के लिए पे किया है, मुझे कम से कम उसे थैंक्स बोलना चाहिए था। और इसी के साथ में ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में हमें क्लाउड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट बैठे हुए थे और खड़े हुए थे। वहाँ पर कोई कह रहा था कि जो मुरिम एलायंस का इन्फ्लुएंस है वो वास्तव में काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, और जो ये पूरी जगह है वो पैक्ड है मुरिम एलायंस वॉरियर्स के साथ में। और ये कोई और नहीं जो सियोली बोल रही थी, जो कि डॉटर है जो क्लैन हेड की। देन ये कहने के बाद उसका भाई जोइन भी कहता है, हाँ सही में ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एलायंस लीडर खुद कोई कदम उठाएंगे। अगले ही पल हमें एक और बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सीमा चियोल होता है, और ये एक हेनान स्क्वाड एजेंसी का हेड है जो कि जो क्लैन के अंडर ही काम करती है। तो उन सब की बातों को सुनने के बाद सीमा चियोल भी कहता है क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स एलायंस और ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट हैंगसेन की ओर जा रहे हैं तो जरूर ही वो लोग ऐसा ही करेंगे। और ये कहने के बाद अपने मन में कहता है यह इसका एक हिस्सा है, लेकिन इतने सारे लोगों के द्वारा उनका अनुसरण करने का कारण जरूर ही उनकी प्रतिष्ठा है, वो लोग जरूर ही इसका पार्ट होंगे, लेकिन सभी लोग इन्हें फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की रिपुटेशन के लिए, जिसे कि हिस्ट्री में द ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं मुरीम के। उसका नाम चियोन गीजा है। लोग कहते थे कि वो पोजेस करते हैं एक आउटस्टैंडिंग इंसाइट और काउंटलेस ट्रैप डिवाइस टेक्निक, एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट और हेवनली एनर्जी के फ्लो को रीड करने की उनके पास एक अद्भुत एबिलिटी थी। और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चियोन गीजा ने शैडो फ्लैश ब्लेड नामक एक मार्शल आर्ट का निर्माण किया और दुनिया को हिला कर रख दिया। और वो आदमी ट्रैप डिवाइसेस का भी यूज करता था एक यूनिक वे में। चियोन गीजा ने अपनी मार्शल आर्ट एक घुमक्कड़ को सिखाई थी, एक वेगा बॉन्ड को सिखाई थी, और उन्होंने इस गुमनाम मामूली वेगा बॉन्ड को सिर्फ 3 सालों में एक मार्शल मास्टर में बदल दिया। बेशक उस मार्शल आर्टिस्ट को मुरीम का पब्लिक एनिमी घोषित कर दिया गया और फिर उसकी दुखद मृत्यु हुई, लेकिन इस घटना ने चियोन गीजा की और भी ज्यादा अधिक ध्यान आकर्षित किया। और फिर उसके बाद से कई सारे मुरीम ग्रुप्स उसकी तलाश में निकल पड़े, लेकिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। और फिर उसके बाद जो क्लैन के हेड ने डिस्कवर किया एक ट्रेजर मैप जो कंटेन करता था चियोन गीजा की मार्शल आर्ट और इसीलिए ये नेचुरल है कि पूरा इंटायर मुरीम वर्ल्ड इसे पाना चाहता है। और ये सारी बात अपने मन में सोचने के बाद सियोल और जो इनसे बताता है, क्योंकि मैं जो क्लैन के हेड के रिक्वेस्ट पर आपके साथ आ रहा हूँ, इसीलिए कोई बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। और क्या आप लोग भी इस बात को समझ पा रहे हैं? और कुछ समय चीजें ऐसी भी हो जाती हैं इस वर्ल्ड में जिसे कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और अब जो इन होता है, जो सियोल का भाई होता है, वो अपनी बहन से कह रहा होता है तुम कह रही हो कि तुम उस वेगा बॉन्ड को फॉलो करने जा रही हो, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। उसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही तो उसमें मैनर्स है और ना ही तो डिसेंसी है। हमारी काइंडनेस उसके ऊपर वेस्ट हो गई। दोबारा से उसकी बहन कहती है लेकिन, और जब जो सियोल कुछ कहने जा रही थी, लेकिन वैसे ही चियोन भी कहता है मैं भी एग्री करता हूँ, इसमें ग्रुप से अलग होकर इधर उधर भटकना बेहद खतरनाक है, और इसके अलावा क्या अलायंस लीडर भी यहाँ जल्दी नहीं आ रहे हैं? ये सारी बातें सुनने के बाद जो सियोल होती है वो नीचे की साइड देखने लगती है, नीचे देखते हुए ही कहती है ठीक है, मैं आप दोनों की इच्छाओं का पालन करूंगी। और इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दोबारा से हियोंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रीट्स में इधर उधर टहल रहा होता है, और वो इस समय मार्केट में होता है जहाँ पर लोग सामान बेच रहे होते हैं और खरीद रहे होते हैं। कुछ लोग लोगों को एंटरटेन करके भी पैसा कमा रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद एमसी भी कहता है सब कुछ कितना ज्यादा पीसफुल है। और दिन वैसे ही एक साइड की ओर दिखने लगता है, यहाँ पर एक लड़की की मदर अपने बेटे को कुछ खरीद कर देती है। इस टाइम हियोंग ये सब कुछ चीजें देख रहा होता है, और फिर उस समय को याद करता है जब इसके साथी कह रहे थे हियोंग हमें इस जगह से बाहर निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब हम लोग यहाँ से एक बार निकल जाएंगे तो हम लोग वो करेंगे जो हम लोगों ने कभी भी नहीं किया, वो हर एक चीज करेंगे। समय हियोंग ने भी कहा था हाँ हम लोग सब कुछ करेंगे। उसका साथी दोबारा से कहता है और इसके अलावा मुझे एक और चीज प्रॉमिस करो। हियोंग कहता है वो कौन सी चीज है? उसका दोस्त हियोंग को बताता है अगर हम बाहर निकल गए तो तुम्हें मेरे घर जरूर आना होगा और मेरे पिता को मेरे बारे में बता देना। अब हमें हियोंग के दोस्त का नाम भी बताया जाता है, जिसका नाम एके सेजी है। एके की बात सुनने के बाद हियोंग भी कहता है बाहर जाओ और उन्हें खुद बताओ जाके। एके भी कहता है हाँ 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 ठीक है, मैं उन्हें खुद ही बताऊंगा। तो इसीलिए हियोंग यहाँ बिल्कुल भी मत मरना। हियोंग भी कहता है हाँ चलो आज भी सरवाइव करते हैं। ये कह करके वो दोनों लोग साथ में काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने लगे थे। और जब हियोंग एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था, वैसे ही एक कहता है हियोंग वहाँ से बच करके। इस समय हियोंग के पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका था। बस हियोंग को अब बस वो मॉन्स्टर खाने ही वाला था, लेकिन वैसे ही हियोंग भी देख लेता है। और फिर अगले पल में बस खून ही खून को दिखाया जाता है। इस समय एके ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था अपने दोस्त हियोंग को बचाने के लिए। और ये सब कुछ देखने के बाद भी उसे चिल्लाते हुए कहता है क्यों
आखिरकार क्यों? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था। उठ जाओ, हमने कहा था कि हम लोग मिलकर के तुम्हारे फादर से मिलेंगे, तुम्हारे फैमिली से मिलेंगे। हियोंग की बात सुनने के बाद एक भी कहता है हम सब में से तुम ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। हियोंग, तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा। तुम्हें मेरे फादर को बताना होगा, उन्हें बताना, तुम्हें मेरी तरफ से उन्हें सॉरी बोलना। और ये सब कुछ सोचने के बाद हियोंग अपने मन में कहता है मेरे साथ रहे दोस्त और उनका जीवन, मेरी आजादी 99 जिंदगियों की कीमत पर खरीदी गई है। मैं तुम सभी का आभारी हूँ। मैं तुम सबसे प्रॉमिस करता हूँ मैं चियोन कीचा से ये कर्ज जरूर वसूलूंगा। और इस समय जो हियोंग था वो एक जगह चलते चलते आ चुका था और एक जगह पर रुक चुका था। अपने सामने एक दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है मैं बिना किसी एम के इधर उधर घूम रहा हूँ और मैं फिर से यहीं वापस आ गया। और जब वो दरवाजे को खोलता है तो वो अंदर उसी लड़की को पाता है जिसने पहले हियोंग की मदद की थी। और उस लड़की को देखते हुए कहता है ये लड़की अभी भी यही है। और अब मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि मैंने उसे थैंक्स क्यों नहीं बोला। इस समय अंदर से आवाज ये आ रही थी कि हम हैंसेंग के पास जाएंगे फिर आगे गांव में रुकेंगे। क्या तुम सभी लोग समझ गए? और इन सारी बातों को अपने एमसी ने भी सुना था। तो अब हमें बहुत सारे वॉरियर्स को दिखाया जाता है। वहीं पर क्विक कह रहा था कि अगर हम लोग बिना रेस्ट किए ट्रैवल करेंगे तो हमारे लिए सिर्फ एक दिन ही इनफ है। जल्दी जल्दी अब मूव करो। और देन वैसे ही वो लोग भी भागते हुए कहते हैं ठीक है सर। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, ये सब कुछ होता हुआ अपना योंग भी देख रहा था और वो लड़की भी उनमें में से एक है, वो भी उनके साथ जा रही थी। ये सब कुछ देखते हुए अपना योंग कहता है ये लड़की भी इनके साथ जा रही है। वैसे आखिरकार ये लोग जा कहाँ रहे हैं? और ये कहते ही योंग भी शायद इनके पीछे चला जाता है। दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। इस समय वो सभी लोग एक जंगल के पास पहुंच चुके थे, एक जंगल के बीच में। उनमें से कोई कहता है सबसे पहले हम लोग हैंसेंग के एंट्रेंस पे रेस्ट करेंगे। और उन सबको देखते हुए अपना एमसी भी कहता है क्या ये लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ से मैं बाहर निकला हूँ? और उनके पीछे चल रहा ग्रुप भी डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है। आखिरकार ये सभी लोग खोज क्या रहे हैं? और अब हमें इसी के साथ में वहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है। जिस आदमी के हाथों में स्वॉर्ड होती है वो वाला आदमी कहता है आखिरकार किसने सोचा था कि जो अनऑर्थोडॉक्स अलायंस और जो ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स होंगे वो लोग अचानक से एक डिफरेंट चाल चल देंगे। मुझे चिंता हो रही है, ऐसे समय हमेशा खतरनाक होते हैं। ये सुनने के बाद सामने वाला आदमी भी कहता है हाँ हमने सुना है कि वो ऐसे गोल की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे गोल से बिल्कुल विपरीत है, जो हमारे गोल से एकदम अपोजिट है। अलायंस लीडर सब कुछ ठीक है, आप इतना ज्यादा मत सोचिए। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जाइगल जंग चियोन है और ये मुरिम अलायंस का एडवाइजर है। हमें मुरिम अलायंस के लीडर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम डोगोकू वॉन है। तो अब से हम लोग इसे वॉन बोलेंगे। तो सेक लीडर वॉन भी कहता है क्या ऐसा है शायद मेरे इंस्टिंक्ट्स अब कमजोर हो गए हैं। लेकिन वैसे ही हमें हमारी हीरोइन सियोल को भी दिखाया जाता है जो कि एक साइड देख रही होती है और अपने सियोल के पीछे एक लड़का सियोल को देख करके शर्मा रहा होता है। और देन सियोल के पास आते हुए कहता है लेडी जो आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा ही हार्ड टाइम पास किया है और अगर हम लोग रेस्ट करें तो कैसा रहेगा। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, इसका नाम चियोल योंग है और ये मुरिम अलायंस का राइजिंग ड्रैगन कॉर्प्स वॉइस कॉर्प्स का लीडर है। चियोल योन दोबारा सियोल से कहता है मैं अलायंस लीडर से बात करूंगा। लेकिन वैसे ही वहाँ पर जोइन आते हुए उस आदमी से कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, मैं इसका ख्याल रख लूंगा और अब तुम इसे अकेला छोड़ दो। लेकिन वैसे वहाँ कुछ और लोगों को भी वहीं पर आते हुए दिखाया जाता है कि यहाँ पहुँचने के बाद कहते हैं तो तुम लोग यहाँ हो। फाइनली मुरिम अलायंस हमने तुम्हें ढूंढ निकाला, हा हा हा। तुम लोग छुपने में सही में काफी ज्यादा अच्छे हो। हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम ब्लड ईटिंग डीमन है, ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट का लेजर एविल स्ट्रॉन्ग होल्ड चीफ है। और जब अलायंस लीडर इसे आता हुआ देखता है, इन सबको आता हुआ देखता है तो वैसे ही कहता है एवरीवन सभी लोग तैयार हो जाओ। और अलायंस लीडर का साथी भी कहता है अलायंस लीडर प्लीज अब केयरफुल रहना। ऐसा लगता है कि अनऑर्थोडॉक्स अलायंस भी इन्हें ज्वाइन कर चुकी है। सेक लीडर भी उसकी बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है और स्ट्रॉन्ग होल्ड चीफ ब्लड ईटिंग डीमन ये एक ऐसा मार्शल मास्टर है जो कि इसके साथ बहुत ज्यादा ही डील करने में मुसीबत आ सकती है। इस समय वो चीफ अब वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारने लगा था और सबको मारते हुए कहता है अब ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बास्टर्ड्स को कुछ खून का स्वाद तो चखाना चाहिए। और ऐसे ही देखा सबको मारता जा रहा था, लाते घुसे स्वॉर्ड चलाता जा रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी थी लेकिन अभी भी वो चीफ नहीं रुका था। वो एक और अपने सामने आने वाले आदमी को मुंह पे लात मारता है। जितने भी लोग सामने खड़े होते हैं उन सबके मुंह से खून निकलने लगता है। वे लोग बस मुंह से खून बहाते जा रहे थे, सबको मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। और कुछ लोगों को मारने के बाद एक जगह पर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है छोटे मोटे काम करने वालों का काम तो खत्म हो गया। और इस समय हमें अलायंस लीडर को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से लड़ रहे होते हैं। और ये देखते हुए जो चीफ होता है वो हंसते हुए कहता है मतलब अलायंस लीडर की ओर बढ़ते हुए कहता है डोगोकू वॉन। और ये कह करके अपनी स्वॉर्ड के साथ में डोगोकू वॉन यानी कि अलायंस लीडर के एकदम सामने आ चुका था, बस अटैक करने ही वाला था। और देन वैसे ही दोनों के स्वॉर्ड आपस में भिड़ जाती हैं, क्लैश होने लगता है दोनों के स्वॉर्ड से। और वहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स और फॉरेस्ट बैंडिट के जितने भी लोग थे वो सभी लोग इनको मारते जा रहे थे। सब कुछ देखते हुए अलायंस लीडर अपने मन में कहता है तेरी की हम लोग नंबर्स में कम है। लेकिन वैसे वो चीफ हंसते हुए दोबारा से कहता है ऐसा लगता है कि अलायंस
अलायंस लीडर अब बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चियोन गीजा द्वारा छोड़ा गया सीक्रेट वेपन सिर्फ वो हमारा है। जब अपना हियोंग चियोन गीजा का नाम सुनता है तो वैसे कहता है क्या इसने क्या कहा चियोन गीजा, और फिर वैसे ही जो हियोंग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके एक पत्थर पर जोर से मारता है अपनी स्वॉर्ड को, और फिर वैसे ही वो पत्थर हवा में उड़ने लगता है और उसके साथ साथ अपना हियोंग भी हवा में उड़ रहा है। ये देखकर अलायंस लीडर भी काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे, लेकिन वैसे ही हियोंग ने उस पत्थर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था, इसकी वजह से वो सारे पत्थर के अटैक उन अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन और ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स की ओर जाने लगते हैं। इसी एक सिंगल अटैक से काफी ज्यादा ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स के लोग घायल हो चुके थे, काफी लोग मारे भी जा चुके थे सिर्फ इस एक सिंगल अटैक की वजह से। और फिर उन सबको मारने के बाद चियोन अलायंस लीडर के सामने आराम से लैंड हो चुका था, जिसे भी अलायंस लीडर भी घबराहट के साथ में देख रहा था। अलायंस लीडर और जो सियोल थी वो बस आंखों को खोल करके बस सामने की ओर देखती ही जा रही थी, और जो अलायंस लीडर के लोग थे ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन वैसे ही हियोंग कहता है मुझे बताओ कि चियोन गीजा कहाँ पर है, और जब अलायंस लीडर ये बात सुनता है तो अपने मन में कहता है आखिरकार ये लड़का कहाँ से आया, यहाँ तक कि मैं भी इसके प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया। जब अलायंस लीडर सब कुछ सोचा था, लेकिन वैसे ही पीछे से एक और आदमी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर उसके तलाश में क्यों हो। जो चियोन गीजा है वो पहले ही मर चुका है, वो 10 साल पहले ही मर गया। और इसी के साथ वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हियोंग कहता है क्या चियोन गीजा मर चुका है। ये कहने के बाद फिर अपने मन में कहता है मैंने अभी तक अपने फ्रेंड्स की जिंदगियों के प्राइस को कलेक्ट नहीं किया है। चियोन गीजा से मुझे अपने दोस्तों का उससे रिवेंज लेना है अभी भी। ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद सामने वाले आदमियों से कहता है मुझे नहीं विश्वास कि वो मर चुका है। और ये कहते हुए एक अजीब टाइप का ग्रीन टाइप का ऑरा चारों ओर अपने शरीर से निकालने लगता है। ये ग्रीन की वहाँ पर चारों तरफ फैलती जा रही थी और सबको मदहोश करती जा रही थी। और जब ये ग्रीन टाइप की एनर्जी निकल रही थी तो इस चीज के बारे में खुद हियोंगवू को भी नहीं पता था। उसके शरीर से एक अजीब टाइप की एनर्जी निकल रही है, लेकिन जो व्हाइट की एनर्जी थी वो उसकी बॉडी से निकलती जा रही थी। इस समय जो इसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही है ये व्हाइट की एनर्जी है। इसके चलते पास के मुरिम अलायंस के वॉरियर एक ऐसी स्थिति में आ गए जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। पल भर में ही वे भारी नुकसान की भावना से घिर गए। हियोंग दोबारा से अपने मन में कहता है मैंने एक लंबा कष्टदायक समय सहा है, उन सब चीजों के बाद मैं उस नरक से निकला हूँ इतना सब कुछ सहने के बाद, लेकिन जो मेरे रिवेंज का टारगेट है वो अब जा चुका है। सब कुछ सोचने के बाद अपने उन दोस्तों की याद करता है जो उनके दोस्त उससे कह रहे थे कि प्लीज मेरे फादर को बता देना कि मेरे साथ क्या हुआ, हम सभी जो अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए हम सबका बदला लेना। मुरिम अलायंस का लीडर भी ये देखने के बाद अपने मन में कहता है तो इसके शरीर से एनर्जी निकल रही है इसे व्हाइट की एनर्जी कहते हैं, और अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो फिर मुरिम अलायंस के जितने भी लोग होंगे सभी लोग एनर्जी डेविएशन की वजह से सबके सब फॉल हो जाएंगे। मुझे इसे जल्द से जल्द काटना होगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद मुरिम अलायंस का लीडर उनके पास जाने के बाद कहता है क्या तुम ठीक हो। और जब वो इस आदमी की बात सुनता तो वैसे ही जो सियोल की तरफ देखने लगता है और देखते हुए कहता है ये लड़की, मैंने इस लड़की का पीछा किया जिसने मुझ पर दया दिखाई और मैं यहाँ आया। दयालुता, जी हाँ दयालुता और काइंडनेस को याद करते करते वैसे ही वो अपने दोस्तों को भी याद करने लगता है कैसे उसके दोस्त भी उसके लिए कितने ज्यादा काइंड थे। एक दोस्त ने अपनी एक स्वॉर्ड को हियोंग को दे दिया था और कह रहा था मेरी स्वॉर्ड को तुम ले लो हियोंग। दूसरा साथी भी कहता है हियोंग तुम्हें जीना होगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद दोबारा से अपने मन में कहता है अगर यहाँ बाहर निकला हूँ तो उस सब के पीछे जो रीजन वो सब मेरे दोस्तों की काइंडनेस की वजह से ही है। और अब जो चियोन गीजा है वो जा चुका है और अब मैं अपना रिवेंज भी नहीं ले सकता, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। और दिन आसमान की ओर देखते हुए एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है तो अब क्या मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। अब वहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, उनमें में से एक आदमी कहता है आखिरकार जस्ट अभी हुआ क्या था, और जो इंटेंस फीलिंग थी हेल्पलेसनेस की वो जा चुकी है। वो लोग भी कहते हैं क्या तुम्हें भी ऐसा फील हुआ। अलायंस लीडर भी ये देखने के बाद अपने मन में कहते हैं जो व्हाइट की एनर्जी थी वो रुक चुकी है। ये एक ऐसी चीज है जिससे अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट भी बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। आखिरकार ये लड़का है तो है कौन। और जब हियोंग आसमान को देखते हुए अपने सारे दोस्तों की याद कर रहा था वैसे ही हियोंग से कहता है और ये लड़की कोई और नहीं सियोल होती है। सियोल हियोंग से कहती है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। वैसे अंकल इस पर्सन ने हमारी मदद की है, हम कम से कम तब तक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते जब तक उसे वह व्यक्ति ना मिल जाए जिसकी उसे तलाश है। देन उसका अंकल भी कुछ सोचने लगता है और फिर एक साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है उसकी मदद करने के सुझाव को ठुकराना मुश्किल है क्योंकि उसने भी हमारी मदद की थी, लेकिन मुरिम अलायंस के वॉरियर लगभग वॉइड की एनर्जी से समा ही गए थे। क्या अलायंस लीडर सचमुच इसकी अनुमति देंगे। इस समय मुरिम अलायंस लीडर अपने मन में कहता है इसने तुरंत ही
ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेड और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस को तुरंत ही कट कर दिया। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ही डेंजरस है और हमारे मौजूदा नुकसानों को देखते हुए इसे जाने देने से बेहतर इसे अपने करीब रखना है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मुरिम अलायंस लीडर कहता है इसके लिए अप्रूव करता हूँ। सियोला का अंकल कहता है क्या तुम स्क्वाड एजेंसी के लिए काम करना चाहोगे? वहाँ के कुछ लड़के भी कहते हैं एनन स्क्वाड एजेंसी में काम करना ये एक काफी ज्यादा बड़ा ऑफर है। हियोंग कहता है मैं इसके लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। सियोल का भाई यानी कि जो इन कहता है जो द हेनन स्क्वाड एजेंसी है वो कोई ऐसी वैसी ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसे ही वर्क कर सके। और अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम इसे रिफ्यूज कर रहे हो। हियोंग कहता है मैं तुम्हारे जवाब का आंसर देना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि स्क्वाड एजेंसी क्या होती है। ये सुनने के बाद सबके फेस ही बन जाते हैं। सियोल उससे कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। तो एक स्क्वाड एजेंसी एक ऐसी जगह होती है जो क्लाइंट के सामानों को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जाती है। सियोल का अंकल ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में कहता है मैं तो इस टाइम पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ जो हम लोग इस समय अभी कर रहे हैं ये एक राइट चॉइस है भी या नहीं। वहाँ पर 2 और लड़कों को दिखाया जाता है, उनमें में से एक लड़का दांतों को पीसते हुए कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये देहाती आदमी अचानक से कहाँ से आ गया। इस लड़के के बगल वाला आदमी कहता है लेकिन जो स्वॉर्ड उसके पास है। और जब पीछे वाला आदमी ये बात सुनता है तो वो भी कहता है चियोल योन क्या तुमने भी फील कर लिया जो उस स्वॉर्ड से क्लीन इंटेंट निकल रहा है। इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये एक कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक साधारण सी स्वॉर्ड नहीं है। आखिर उस तरह की कारीगरी वाली तलवार एक देहाती की कमर पर कैसे पहुंच गई। उसके बगल वाला आदमी भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, उस स्वॉर्ड को एक वर्दी ऑनर चाहिए, उस तलवार को एक मयान से ज्यादा एक ट्रू मास्टर की जरूरत है। लेकिन अभी हम लोग इस स्वॉर्ड को नहीं ले सकते, इस समय हम पर बहुत सारी निगाहें टिकी हुई हैं। अभी के लिए तो हम लोग वेट करते हैं जब तक कि अलायंस लीडर और कॉर्प्स लीडर हैंगसेन के अंदर न पहुंच जाएं। और इस लड़के के इतना कहते ही यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और अब उसी पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, उसी चट्टान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी पिछले 10 सालों से रहता आ रहा था। और जस्ट कुछ दिन पहले ही हमारे एमसी ने इस चट्टान को काट करके यहीं से बाहर निकला है और इसी जगह का नाम है हैंगसेन। और इसमें वो सभी लोग भी पहुंच चुके थे लेकिन वैसे सियोल का अंकल कहता है तो यही है हैंगसेन। वहाँ पर मौजूद कुछ लड़के भी कहते हैं पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और यहीं पर हमारा हियोंग भी पहुंच चुका था। अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ये वही जगह है जिसे ये लोग खोज रहे थे। दोबारा से अलायंस लीडर कहता है क्या हमें आखिरकार चियोन गीजा की सीक्रेट बुक देखने को मिल सकती है। लेकिन सियोल का अंकल भी कहता है यानी कि कॉर्प्स लीडर कहता है जो आदमी पीछे है वो कॉर्प्स लीडर है तो उससे हम लोग कॉर्प्स लीडर ही कहेंगे। तो कॉर्प्स लीडर कहता है लेकिन सर हमें गुफा के एंट्रेंस बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। वहाँ पर सभी लोग ऐसे ही कह रहे थे कि हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, हमने पूरी जगह की छान मारी लेकिन तब भी हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। कॉर्प्स लीडर दोबारा से कहता है हम लोग और भी ज्यादा समय यहाँ पर बर्बाद नहीं कर सकते, इसीलिए हमें पहाड़ को काट कर ही आगे बढ़ना होगा। मुरिम अलायंस लीडर कहता है लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो चियोन गीजा की सीक्रेट मैनुअल भी शायद डैमेज हो सकती है। इन सब की बातें सुनने के बाद हियोंग उस पहाड़ी को देखते हुए अपने मन में कहता है जिस जगह से मैं बाहर आया था वह पहले ही ढह चुकी है, इसीलिए हमें वो प्रवेश द्वार ढूंढना होगा, वो एंट्रेंस ढूंढना होगा जहाँ से चियोन गीजा गुजरा था। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ मैं उसकी ऊर्जा को हल्का सा महसूस कर सकता हूँ। हाँ वो रही वो जगह। वो प्लेस देखने के बाद हियोंग उसी की ओर काफी ज्यादा तेजी से भागने लगता है और इस समय सभी लोग बस हियोंग को ही देखते जा रहे थे। हियोंग चढ़ करके अभी एक जगह पर आ चुका था और वहाँ चढ़ने के बाद कहता है जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर है। ये देख करके जो अलायंस लीडर और जो कॉर्प्स लीडर थे वो दोनों लोग ही हैरान हो चुके थे। क्या तुम्हें यहाँ का रास्ता पता था? हियोंग उन्हें बताता है ये जगह वो जगह है जहाँ पर मैं पहले रहा करता था। सियोल उसकी बात सुनने के बाद कहती है क्या इस जगह में? लेकिन जो पीछे वाला लड़का था वो तो हमारे एमसी की बात सुनने के बाद हंस रहा था और कहता है हाँ मुझे लगता है कि यही उससे उम्मीद थी, वो ऐसी ही जगह में रहने के लायक है। वो इन पहाड़ों में जंगली जानवरों की तरह रहता था, इतने फटे हालत में होने के बावजूद। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो बिना मयान के तलवार को रखता है। अलायंस लीडर भी उस एंट्रेंस देखने के बाद कहता है ये खोज मेरे द्वारा एडवाइजर राइजिंग ड्रैगन कॉर्प्स लीडर के द्वारा की जाएगी और जितने लोग बाहर बचेंगे वो यहाँ की रक्षा करेंगे। देन वो लोग भी कहते हैं ठीक है सर। और अलायंस के लीडर हियोंग से कहता है मैं हमेशा आपका आभारी बना रहूंगा, धन्यवाद। लेकिन हियोंग कहता है इसके अंदर वैसे कुछ भी नहीं है। फिर ये कहने के बाद अपने मन में कहता है यहाँ पर जो सिर्फ है वो है मेमोरीज ऑफ डेथ, सिर्फ मरे हुए लोगों की यादें। और फिर वैसे ही पीछे की और केव की ओर देखते हुए काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट को निकालने लगता है। और इस समय अंदर से भी काफी खौफनाक एनर्जी बाहर की ओर निकल रही थी। इंटेंट
बाहर की ओर निकल रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद अलायंस लीडर योंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये लड़का पहले से अब और भी ज्यादा अनईजी फील कर रहा है। क्या मैं ज्यादा विचार कर रहा हूँ? देन ये सब कुछ सोचने के बाद दोबारा से योंग से कहता है, यहाँ से बस तुम हमारे ऊपर छोड़ दो और अब तुम आगे इसमें और इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और ये कहकर वो सभी लोग आगे वहाँ से बढ़ जाते हैं और मुरिम अलायंस के पीछे पीछे कुछ लोग भी जाने लगते हैं। और जो अपना योंग था वो भी अपोजिट साइड जाने लगा था उनके। योंग मन में कहता है, खैर चियोन गीजा तो वैसे भी खत्म हो चुका है, इसीलिए वहाँ जो भी होता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जब योंग ये सब कुछ बोलते बोलते आगे की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही सियोल उसके पास दौड़ते हुए आ जाती है और आने के बाद कहती है, क्या तुम सही में यहीं पे रहते थे पहले? हमारा योंग भी एक हल्की सी स्माइल देते हुए अपना सर हिलाता है। लेकिन वैसे वहाँ पर दो लोग और आ जाते हैं और ये वही लोग हैं जो अपने योंग के स्वॉर्ड को लेना चाहते हैं। योंग उनको देखने के बाद थोड़ा सा सीरियस लग रहा था, लेकिन वैसे ही वो लड़की उन दोनों लड़कों से कहती है, आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? आगे वाला लड़का भी कहता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट का जासूस है भी या नहीं। वो लड़की भी योंग का बचाते हुए कहती है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि इस आदमी ने हमें ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट से बचाया है। वो लड़का सियोल की बात सुनने के बाद कहता है, और क्या तुम्हें ये एक नाटक लग रहा है जिसे उन्होंने ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट के साथ मिलकर मंचित किया है? अगर ये सचमुच निर्देश है तो दूसरा लड़का भी कहता है, उस स्वॉर्ड को ले लो और बस अपने पास रखो। और देन वो लड़का भी उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखते हुए कहता है, इसे करीब से देखने पर ये और भी ज्यादा साफ हो जाता है। अगर कोई इंसान इसे पहली बार देखता है तो वो सिर्फ एक बेकार सी तलवार लगती है और इससे निकलने वाली मनसा यानी कि इतना ज्यादा डेंजरस किलिंग इंटेंट मैंने कभी भी नहीं देखा इससे पहले। सही में ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा यूनिक है। उन सब की बातें सुनने के बाद यो उनसे कहता है, तुम कह रहे हो कि मैं ये अपनी स्वॉर्ड तुम्हें दे दूं? वो लड़का भी हंसते हुए कहता है, अगर तुम समझ चुके हो तो फिर वो स्वॉर्ड अब मुझे शांति से दे दो। लेकिन अपना योंग उसे बताता है, ये स्वॉर्ड मुझे मेरे मरे हुए दोस्त ने सौंपी थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं मरने तक इसे किसी और को दे पाऊंगा। और योंग इतना कहते ही यहीं पर अगला एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके न्यू एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 200 कमेंट जरूर करा देना और 500 लाइक। जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर कराते रहो, जल्दी जल्दी इसके एपिसोड्स आया करेंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो दोनों लड़के अपने योंग से योंग की स्वॉर्ड को लेना चाहते थे और हमारा योंग भी अपनी स्वॉर्ड निकालने के लिए अब तैयार हो चुका था। सामने वाला आदमी ये देख करके हंसने लगता है। इस समय जो सियोल थी वो हल्की से घबराई हुई लग रही थी और अब वो दोनों लोग एक साथ योंग की तरफ बढ़ने लगे थे। और जब हमारा MC ये देखता है तो वैसे अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहता है, एक पीछे से आकर हमला करेगा बल्कि दूसरा दबाव बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा। ये लोग एक साथ अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। इस समय हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो बीच में खड़ा हुआ था और वो दोनों लड़के एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से काफी ज्यादा तेजी से आने लगे थे। देखने के बाद हमारा MC भी कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा और इन दोनों को काट डालूंगा। इस समय अपने MC ने ये दोनों क्या करने का सोच रहे हैं सारा प्रेडिक्शन लगा लिया था। और देन वैसे ही वो दोनों लोग भी अपने आंखों में इशारा करते हैं और हमारे हीरो की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसा कि हमारे MC ने सोचा था एकदम वैसा ही हो रहा था। एक आगे से आ रहा था और एक पीछे से। सामने वाला आदमी अटैक करते हुए कहता है, अगर तुम अपनी स्वॉर्ड हमें दे दोगे तो तुम चोट से बच जाओगे। और अब हियोंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने के लिए जा रहा था, बस उनके ऊपर अटैक करने जा रहा था। लेकिन वैसे ही मुरिम अलायंस का लीडर कहता है, वहीं पर रुक जाओ सब लोग, मैंने तुम लोगों से कहा था तुम्हें बस यहाँ पर देख रेख करनी है, आखिरकार तुम लोग क्या करने की यहाँ पर सोच रहे हो। और जब वो आदमी भी ये देखते हैं तो वो लोग भी वहीं पर रुक जाते हैं। इस समय वो चारों लोग उस गुफा से बाहर आ चुके थे। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो लोग सामने की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या उन्हें वो मिल गया चियोन गीजा का सीक्रेट वेपन? मुरिम अलायंस लीडर भी कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ जो करना था वो कर चुके हैं। देन उनके साथी भी कहते हैं, ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। और अब हियोंग और वो दोनों लड़के भी वहाँ से जाने लगते हैं और वो दोनों लड़के वहाँ से जाते हुए अपने हियोंग से कहते हैं, तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि तुम आज बच गए। लेकिन वैसे ही सियोल भी आते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? हियोंग जब उसके बाद सुनता है तो अपने मन में कहता है, आखिरकार इस लड़की का ओके कहने का मतलब है क्या? मैं इसकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। सियोल कहती है, ठीक है, मैं काफी ज्यादा चिंता में आ चुकी थी। अरे मुझे याद आया, हम तो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, मैं जो सियोल योन हूँ। हियोंग भी कहता है, मेरा नाम डेन हियोंग वू है। सियोल और भी ज्यादा पास आते हुए हियोंग से कहती है, क्या डेंग हियोन वू? ये काफी अच्छा नाम है। चलो अब आ जाओ, यहाँ से चलते हैं, हमें वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। और यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें बताया जाता है कि और इस तरह से चियोन गीजा के सीक्रेट हथियार को, सीक्रेट वेपन को खोजने के लिए मुरिम अलायंस का अभियान फिलहाल के लिए समाप्त हो गया। और अब हमें हुबाई प्रोविनेंस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर
एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा था, क्या तुमने सुना, जो मुरिम अलायंस है उसने चियोन गीजा के सीक्रेट वेपन को ढूंढ लिया है। दूसरा आदमी भी कहता है, हो फिर तो बस कुछ ही समय की बात है जब मुरिम अलायंस दुनिया पर कब्जा कर लेगी। और अब हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर भी लोग किसी के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर लोग कह रहे थे कि आखिरकार वो सीक्रेट वेपन है तो है क्या। दूसरा आदमी भी कहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि मुरिम अलायंस ने इसे कब छिपाया था। और इसी तरह मुरिम अलायंस के बारे में बहुत सारी अफवाहें दूर दूर तक फैलने लगी। और अब हमें मुरिम अलायंस मेन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई आदमी कह रहा था, ये एकदम रेडिकुलस है, कोई भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, भले ही हम कह दे कि चियोन गीजा के सीक्रेट वेपन जैसा कोई चीज नहीं है, तब भी हम पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वहीं पर कोई दूसरा आदमी कहता है, क्या आपको लगता है कि बस इतना ही है अलायंस लीडर। और इस समय यहाँ पर मुरिम अलायंस की एल्डर काउंसिल मीटिंग चल रही थी। और वहीं पर एक और आदमी कहता है, ये अफवाहें वुहान से आगे बढ़कर पूरे हुबाई में फैल रही हैं। मुरिम अलायंस लीडर बताता है, हैंगसेन की गुफा में हमें बस यही सब मिला। क्या ये लकड़ी का बक्सा है जिसे देखकर लगता है कि जिसे चियोन गीजा ने एक पत्र के साथ छोड़ा था। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब अलायंस लीडर उस केव के अंदर गए थे तो उन्हें ये बक्सा मिला और उसके साथ साथ एक लेटर भी था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। और वहाँ पर एक आदमी उस पेपर को देखते हुए कहता है, आखिरकार इस हैंड राइटिंग का मतलब क्या है, आखिरकार ये ब्लड डीमन बीइंग का मतलब है क्या। द ब्लड डीमन बीइंग एक फिगर है जो इस पूरे एरा को सेक कर देगा, हिला करके रख देगा। और जो वो ब्लड डीमन बीइंग होगा वो इस पूरे जियांग्यू में, और वो पूरे इस जियांग्यू में केओस नाश ही नाश फैलाना चाहेगा। और मैंने इसे रोकने के लिए मैंने 100 पियरलेस मार्शल मास्टर तैयार किए। मैंने 100 पियरलेस मार्शल मास्टर को रेस्ट किया, बड़ा किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इनका उपयोग ब्लड डीमन को रोकने के लिए करना, और उन मार्शल मास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए लकड़ी के बक्से के अंदर मौजूद एक यिन यन पैरासाइट बिल्कुल आवश्यक है। उन पियरलेस मार्शल मास्टर्स को रोक पाएगा। ब्लड डीमन बीइंग तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। यही सब कुछ चियोन गीजा ने इस लेटर में लिखा था। और इसमें ये जो बॉक्स है वो मिल चुका है मुरिम अलायंस को। और मुरिम अलायंस का लीडर उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है, द यिन यन पैरासाइट। और जब वो बॉक्स खोला जाता है, हमें उस बॉक्स के अंदर एक पिल को दिखाया जाता है। और शायद मुझे लगता है वहाँ पर 2 और पिल्स थे, लेकिन वो 2 पिल्स गायब थे। और इस समय अलायंस लीडर उस बॉक्स को खोलने के बाद उसे देखते हुए कहते हैं, ये अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है कि इस यिन यन पैरासाइट को पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन इस लेटर में जो मार्शल मास्टर्स के बारे में बात की गई है उसके में हमें इस बॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार हमें इसमें से कितना सच मानना चाहिए, ये सब कुछ सच है भी या नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो हमें कोई भी नहीं मिला। वहाँ के लोग जब ये सुनते हैं तो अलायंस लीडर से कहते हैं, क्या आप ये कह रहे हो कि जो ये पूरा लेटर है वो एक नॉनसेंस है, इस लेटर में बकवासी लिखी है। अलायंस लीडर कहता है, इसके बजाय ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कोई ताकत काम कर रही है। डन सियोल के अंतर भी कहते हैं, अलायंस लीडर आपके पास ऐसे संदेह करने के कुछ आधार हैं। सबसे पहले हैंगसेन में और जो ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट थे, इनको देखते हुए काफी ज्यादा लग रहा था कि वो लोग भी इसके ही पीछे आए थे। चियोन गीजा का गुप्त हथियार नहीं था, बल्कि मुरिम अलायंस को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट थे वो लोग सीक्रेट वेपन के पीछे नहीं आए थे, बल्कि मुरिम अलायंस को हार्म पहुंचाने के लिए आए थे। जब तक हम हैंगसेन पहुंचे थे तब तक हमें उनका एक भी अवशेष नहीं मिला। और इस बात का सबूत यह है कि उनके शवों की एक बड़ी संख्या पहले ही गायब हो चुकी थी। और फिर इसके बाद से बाजार में फैलने वाली अफवाहें होती हैं जो माउंटेन से लुढ़कते हुए बर्फ के लोगों की तरह लगातार बढ़ती रहती है। ये साफ तरीके से जियांग्यू का पूरा ध्यान मुरिम अलायंस की ओर आकर्षित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। वहाँ पर दूसरे लोग कहते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ कौन ही करेगा, आखिरकार ऐसी चीज कौन कर सकता है। सियोल के अंकल कहते हैं, सबसे पहले हमें जो क्लैन के लीडर पर शक करना चाहिए उसी ने हमें नक्शा दिया था। लेकिन वैसे ही वहाँ पर एक और आदमी कहता है, हालांकि जो वंश के मुखिया, जो वंश के लीडर जो इल्होन है, वो शायद इस तरह का आदमी बिल्कुल भी नहीं है। मुरिम अलायंस लीडर कहता है, लेकिन जो क्लैन में एक स्पाई हो सकता है। इस सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए हमें जो क्लैन पर नजर रखने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को भेजने की आवश्यकता है, भले ही जो फैमिली इसके पीछे ना हो। ये संभव है कि इनका इस्तेमाल गद्दारों द्वारा किया जा रहा होगा, और अब हमें जो क्लैन स्टेट का सीन दिखाया जाता है। हमें जो क्लैन में जो स्क्वाड एजेंसी के हेड थे वो वापस आ चुके थे। वहाँ पर कॉर्प्स लीडर से कोई कह रहा था कि आखिरकार तुम लोग सेफली वापस आ ही गए। हियोंग भी आसपास देखते हुए कहता है, यही यंग लेडी का घर है, ये घर कितना ज्यादा बड़ा है। वैसे में उस बूढ़े कॉर्प्स लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने हियोंग से कहता है, मुझे क्लैन हेड से जल्द ही मिलने जाना होगा, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले उसे हैनन स्क्वाड एजेंसी ले जाना चाहिए। लेडी सियोल भी कहती है, मैं रास्ते में तुम्हारे लिए तलवार का म्यान लेना चाहती थी। कितने अफसोस की बात है। योंग उसकी बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है, बाहर वर्ल्ड के लोग तलवार की म्यान को लेकर के अजीब
तरह से कितने ज्यादा जुनूनी है। ये सब कुछ सोचने के बाद ह्योंग उस लड़की से कहता है, चाहे तलवार की मयांग जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन स्वॉर्ड के किलिंग इंटेंट के आगे नहीं टिक सकती। और यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर इस लड़की ने ह्योंग को एक मयान दिया है तलवार के लिए, लेकिन वैसे ही इस स्वॉर्ड के किलिंग इंटेंट की वजह से वो मयान भी टूट जाता है। और देन वैसे ही ह्योंग कहता है, जैसे कि उम्मीद थी, लगता है मुझे तलवार की मयान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सियोल कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें मयान बनाकर देने की बात नहीं करनी चाहिए थी। और जब ह्योंग उसके मुंह से सॉरी सुनता है तो वैसे कहता है, क्या इसने मुझे सॉरी कहा? और देन वैसे अपने पास्ट के दिनों को याद करता है जब उसका दोस्त उससे कह रहा था, आई एम सॉरी ह्योंगू, मुझे माफ कर दो। ये याद करने के बाद दोबारा ह्योंग अपने मन में कहता है, पहले उसने भी मुझसे यही कहा था, मरने वाला तो वही था, लेकिन उसे अफसोस क्यों ही था। आखिरकार ये लोग किस बात के लिए माफी मांगते हैं। और दिन ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही ह्योंग उस लड़की से कहता है, हे तुम मुझसे कभी माफी मत मांगना। और ये कहने के बाद दोबारा से अपने मन में कहता है, मैं कभी भी ऐसे वर्ड्स दोबारा नहीं सुनना चाहता। देन वो लड़की सियोल भी कहती है, ओह ठीक है मैं समझ गई। लेकिन वैसे में कॉर्प्स लीडर को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ चिल्लाते हुए कहता है, ह्योंगू यहाँ पर आओ जल्दी से। देन ह्योंगू भी उनके पास जाने लगता है और उससे जाता हुआ देखते हुए सियोल कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया उससे? और अब ऐसे ही रात हो जाती है और अब हमें हैनान स्क्वाड एजेंसी का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर कुछ चिल्लाते हुए कह रहा था कि ध्यान रहे कि कोई भी चीज नीचे ना गिरे। ह्योंग अपने मन में कहता है, पॉटर जैसा दिखता है, वो एक लेबर है जो स्क्वाड एजेंसी के लिए सामान को धोता है। ये लोग पॉटर के जैसे दिख रहे हैं। लेकिन वैसे ही कॉर्प्स लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं, जोंग चिल, मैं यहाँ पर एक न्यू पॉटर को लाया हूँ, तुम इसका ख्याल रखना और इसको अच्छे से ट्रेन करना। वहाँ पर हमें एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ चुका था और वैसे ही कहता है, ठीक है ये एक न्यू भी है। जोंग चिल दोबारा से कहता है, ठीक है एजेंसी लीडर, इसे आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, इसका नाम जोंग चिल है, ये एक पोर्टर है। ये सब कुछ कहने के बाद कॉर्प्स लीडर अपने मन में कहते हैं, ये लड़का थोड़ा बदतमीज है, वैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सब कुछ सोचने के बाद ह्योंग की तरफ आते हुए ह्योंग से कहता है, ह्योंग वो इससे अच्छी तरीके से सीखना। तो फिर ठीक है, गुड लक, अपना अच्छे से ख्याल रखना। वैसे में जोंग चिल को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है, तुम एक न्यूबी हो जिसे एजेंसी हेड यहाँ पर लेकर आए हैं, मैं कोई भी अपवाद नहीं करूंगा, मैं कोई भी एक्सेप्शन नहीं करूंगा, सब्र जरूर लेना चाहिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और वहाँ पर एक आदमी और इसकी ये बातें सुनते हुए कहता है, हे भगवान, ये आदमी फिर से यही हरकत कर रहा है। दोबारा से जंग चिल कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ह्योंग बताता है, मेरा नाम डेंग ह्योंगबो है। दोबारा से ये आदमी कहता है, क्या तुम मुझसे इतने रूखेपन से क्यों बात कर रहे हो? उस आदमी से कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हाथ पैर छोटे हैं, तुम्हारी बिल्ड क्या ही रेडिकुलस है। ये सब कुछ सुनने के बाद जोंग कहता है, तुम कमीने कहे के तुमने अभी मुझसे क्या कहा? क्या तुम पहले ही दिन मुझसे मरना चाहते हो? उसकी बातें सुनने के बाद ह्योंग अपने मन में कहता है, इंटेंस हॉस्टिलिटी, क्या मुझे यहीं पर इसे काट देना चाहिए? और ह्योंग इतना कहते हैं ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले कमेंट जरूर कर देना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लग रहा है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो पॉर्टर ह्योंग से कहता है, जस्ट अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम पहले ही दिन में मरना चाहते हो? ह्योंग जब उसकी बात सुनता है तो अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा हॉस्टिलिटी दिखा रहा है, क्या मुझे इसे काट डालना चाहिए? और ये कह करके अपने स्वॉर्ड पे हाथ रख लिया था, काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा निकालने लगा था। और जब वो पॉर्टर ह्योंग के पास स्वॉर्ड दिखता है तो वैसे ही अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, इस हरामी के पास तो स्वॉर्ड भी है। ये सोचने के बाद उससे कहता है, आखिरकार एक कुली कब से तलवार को लेकर घूमने लगा, इसे अभी की अभी मुझे वापस कर दो। ह्योंग कहता है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। और ये कह करके हल्का हल्का किलिंग इंटेंट निकालने लगता है। और जब वो आदमी ये देखता है तो वैसे ही कहता है, आखिरकार इस आदमी को हो क्या रहा है, ये तो अपने शरीर से किलिंग इंटेंट निकाल रहा है। ये सब कुछ महसूस करने के बाद वैसे ही वहाँ से जाते हुए कहता है, आज बहुत ज्यादा लेट हो रहा है तो हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। और ये कहते हुए यहाँ से भाग जाता है। ह्योंग उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, इस तलवार को पाने की चाह रखने वालों की संख्या सामान्य रूप से अधिक है। और जब वो पोर्टर जा रहा था वैसे ही पीछे के लोग उससे कहते हैं, जोंग चिल हमेशा ही एक बिग शॉट की तरह एक्ट करता है, लेकिन वो तो नए लड़के से भी बुरी तरीके से डर गया, इसके साथ तो यही होना चाहिए। ये सब कुछ कह करके वो लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जब जोंग ये बात सुनता है तो उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो? क्या तुम लोगों को सोने की तैयारी नहीं करनी? देन वो लोग भी कहते हैं, जी जी हमें सोना चाहिए। ठीक है सब लोग अब इसे समेटते हैं, चलो आज हम लोगों ने अच्छा काम किया, चलो अब चलते हैं और सोते हैं। जोंग ह्योंग से दोबारा कहता है, मेरे पीछे आओ, शेयर डॉर्मेट्री इस रास्ते में है। और फिर वो पॉटर स्वॉर्ड की तरफ दिखते हुए कहता है, अगर वो तलवार इसके पास ना होती तो फिर वो मेरे एक मुक्के के भी लायक नहीं है। तुमने मुझे जो अपमान दिया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं। देन वैसे ही वहाँ पर एक आदमी जग जाता है और जैसे ही वो जगा था वो कहीं पर तो जाने लगा था और ये कोई और नहीं, वही जंग चिल था जो हमारे ह्योंग से बहस कर रहा था। ये आदमी वही है और पीछे देखते हुए कहता है, वो यहीं कहीं सो रहा होगा। लेकिन जब वो अपने मन में ये सोच रहा
था वैसे ही उसके फेस पर आकर के कुछ लड़ जाता है। जैसे वो लड़ा था वैसे ही कहता है ये क्या बकवास है, क्या यहाँ पर कोई खंभा है। लेकिन इस समय तो हियोंग इसके पास आ चुका था और जब वो आदमी हियोंग को देखता तो वैसा ही कहता है क्या तुम अभी तक नहीं सोए हो। इस समय हियोंग भी हल्का हल्का क्लिंग इंटेंट को निकालते हुए बस उसी की ओर देखे जा रहा था। दोबारा से वो आदमी हियोंग से कहता है क्या ये खड़े खड़े सो रहा है, अगर ऐसी बात है तो ये कह करके वो उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है हियोंग की। लेकिन फिर वैसे ही हियोंग की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही हियोंग की आंखें खुली वैसे ही जोंगचिल सहज रूप से जम गया। उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा। ये महज एक पल की बात थी लेकिन उस मोमेंट में जोंगचिल को अत्यधिक भय का अनुभव हुआ। वो आज जितना डरा था वो आज से पहले कभी भी नहीं डरा और हियोंग ने भी अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक उसके ऊपर कर दी और फिर वो स्वॉर्ड स्ट्राइक आकर के डायरेक्ट जोंगचिल के ऊपर लैंड होती है जिससे कि जोंगचिल का गला कट जाता है और बस चारों तरफ खून ही खून फैलने लगता है। इस समय वो इतना डर चुका था जैसे कोई शाकाहारी किसी मांसाहारी के सामने खड़ा हो। उसे भी अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ था लेकिन उसने अपनी आंखों से मौत देखी थी। लेकिन वो सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और फिर वैसे ही वो नींद से उठ जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नींद से जगने के बाद भी बस यही कह रहा था मुझे जाने दो प्लीज। और जो हियोन था वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने इनर एनर्जी को सर्कुलेट कर रहा था, इसीलिए वो खड़े खड़े सोता था। वो हमेशा इस तरह नहीं सोता था लेकिन गुफा में बिताए लंबे समय के दौरान वह आराम करते, खाना खाते या सोते समय भी लगातार सतर्क रहता था। इस तरह इनर एनर्जी का सर्कुलेशन करते हुए खड़े होकर सोने की आदत विकसित हुई और इतना बताने के बाद ही सुबह हो जाती है और हमारा हियोंग भी उबासी ले रहा होता है। वो भी इस समय सुबह उठ चुका होता है और जस्ट वो इस समय जोंगचिल के पीछे खड़ा हुआ था और देन वैसे ही कहता है जोंगचिल, वैसे जोंगचिल भी पीछे देखने लगता है और कहता है क्या तुम हो ये। और जैसे ही वो हियोंग को देखता है वैसे ही वहां से धूम धड़ा के भाग लेता है और उसको जाता हुआ देखते हुए हियोंग अपने मन में कहता है क्या इसका नाम जोंगचिल है। और वहाँ पर हमें कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से कहते हैं जल्दी उठो आज हमें बहुत सारा काम करना है। दूसरा आदमी कहता है आखिरकार आप किस काम की बात कर रहे हो। उस आदमी के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक जगह पर बहुत सारे बॉक्सेस को रखे हुए दिखाया जाता है और इस समय उन बॉक्सेस को एक आदमी उठा रहा होता है एक ही साथ में 3-3 4-4 बॉक्सेस, सॉरी 3-4 भी नहीं 6 से 7 बॉक्सेस। और फिर वैसे ही वो सारे बॉक्सेस को रख देता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। मतलब सारे बॉक्सेस को रखने के बाद उनके ऊपर बैठ जाता है और ये सब कुछ करने के बाद तो क्या मुझे इसे इस तरह करना चाहिए। और फिर ये कहने के बाद अपने मन में कहता है ये मुश्किल नहीं है, तो यही एक पोर्टर का काम होता है क्यों। और इस समय हियोंग ने जो कुछ भी किया था ये सब कुछ देख करके तो वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। सबके मुंह खुले के खुले रह चुके थे और उनमें से एक आदमी कहता है आखिरकार तुमने ये कैसे किया। हियोंग कहता है क्या मुझे बाकी का काम भी करना चाहिए। देन वो पोर्टर भी कहते हैं हाँ तुम कर लो लेकिन संभल के करना। तो फिर इसी तरह हियोंग बाकी के काम भी करने लगता है, सारे बॉक्सेस को उठा उठा कर उस गाड़ी के ऊपर रखने लगता है। अब हमें कुछ पोर्टर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि जो वो नया लड़का है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस रफ्तार से तो लगता है कि वो हमारा सारा काम ही अपने हाथ में ले लेगा। दूसरा आदमी भी कहता है हाँ तुमने सही कहा। इस समय उनकी बातें सियोल भी सुन रही होती है। जब वो लोग सियोल को देखते तो वैसे ही कहती है लेडी सियोल आप आखिरकार यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ। लेडी सियोल भी कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम लोग जा रहे हो खाना खाने के लिए। और फिर उनसे ये कहने के बाद अपने मन में कहती है आखिरकार मैं आ ही गई। ये कहने के बाद उस पल की बातों को याद करती है जब हियोंग उससे कह रहा था तुम आज के बाद कभी भी मुझसे सॉरी नहीं बोलोगी। उसके बाद याद करने के बाद अपने मन में वो कहती है जब मैं ऐसी कोई बात सुनती हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाती और वो बात फिर मुझे बहुत परेशान करती है। तुम मुझसे माफी मत मांगना कभी। उसका ये मतलब क्या था। उसका ये कहने का आखिरकार क्या ही मतलब हो सकता है। मैं भी काफी अजीब हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए इतनी उत्सुक थी कि मुझे नींद भी नहीं आई और मैं उसे ढूंढने निकल पड़ी। और इस समय सियोल जस्ट एकदम हियोंग के सामने खड़ी थी। हियोंग भी उसे देख रहा था और वो सियोल हियोंगवू के पास आने के बाद कहती है हेलो हियोंगवू। ये कहने के बाद अपने मन में कहती है मैंने अनजाने में ही उसे उसके नाम से बुलाया। जब हियोंग इसकी बात सुनता है तो वैसा ही कहता है मैंने पोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सियोल भी कहती है ओ ठीक है, कैसा रहा आज का दिन, कोई परेशानी तो नहीं हुई। वैसे तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है। ये कहने के बाद अपने मन में कहती है ये वो चीज नहीं है जो मैं पूछने आई हूँ। हियोंग बताता है मुझे सिर्फ शांति पसंद है। और आपने पूछा कि मुझे क्या नहीं पसंद है। शांति का भंग होना मुझे नहीं पसंद है और किसी दोस्त को सॉरी कहते हुए सुनना मुझे यही सबसे ज्यादा बुरा लगता है। ये सुनने के बाद सियोल हंसते हुए अपने मन में कहती है ये मुझे एक दोस्त की तरह समझता है। ये सोचने के बाद हियोंग से कहती है वो हाँ मैं भी ये श्योर करूंगी कि मैं ये बात कभी भी ना कहूँ। लेकिन वैसे ही वहाँ पर कोई आ जाता है और वहाँ आने के बाद कहता है ये क्या ही कोइंसिडेंस है लेडी जो जब
मैंने पहली बार आपको देखा था आप तब से काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। इसका नाम चियोल योंग है तो इसे हम लोग चियोल कहेंगे। लेडी चियोल कहती है वॉरियर चियोल आप जरूर ही मुरिम मैटर्स को लेकर के बिजी होंगे, आखिरकार आपको यहाँ क्यों आना हुआ। चियोल कहता है मुझे मुरिम एलायंस से एक और मिशन मिलने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने हियोंग स्क्वाड एजेंसी को सपोर्ट करने के लिए कहा है, सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। अब हमें बताया जाता है डेंग हियोंग की शांति की इच्छा के विपरीत मुरिम का वर्ल्ड एक खूनी बहुवर्ग कगार पर खड़ा हुआ है। और इतना बताने के बाद यहीं पर सीन कट हो जाता है। एक जगह का सीन दिखाया जाता है, एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। और वहाँ पर कोई कह रहा होता है कि हमारे हेवनली विजिल कॉर्प्स के 30 मेंबर मारे गए। जो आदमी वहाँ पर बैठा होता है वो भी कहता है मुझे माफ कर दीजिए, सब कुछ किसने भी किया है, मुझे वो इंसान नहीं मिला। वहाँ अंदर जो आदमी होता है वो डार्क वॉइस में कहता है हेवनली विजिल कॉर्प्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुरिम अलायंस के ब्लैक टॉर्टॉइस कॉर्प्स को आसानी से हरा सकती है, लेकिन तब भी ये मारे गए। और ये कहने के बाद वैसे ही अंदर से एक हाथ आता है और उस हाथ में एक अजीब टाइप की एनर्जी निकलने लगती है। और फिर वैसे ही वहाँ पर गिरे हुए मरे हुए सारे इंसान सब हवा में उड़ने लगते हैं उस एनर्जी की मदद से। ये देख करके तो वो आदमी भी हैरान हो चुका था। इस समय सभी आदमी बस हवा में उड़ते जा रहे थे उस अजीब टाइप की एनर्जी की मदद से। और वो आदमी उन सबको कंट्रोल करते हुए कहता है इन सारे लोगों को सिर्फ एक ही लड़के ने मारा है, मैं समझ गया चियोन गीजा, तो तुमने इस तरह के 100 राक्षस बनाए हैं क्यों, है ना? लेकिन तब भी वो सारी चीजें इस ब्लड डीमन बीइंग के अगेंस्ट में कैसे ही खड़ी हो सकती है। हा 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 हा। मुझे लगता है कि मैं इसका इंतजार करूंगा चियोन गीजा। और ये क्या करके दोबारा से जोरों जोरों से हंसने लगता है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी पैलेस का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें उन्हीं मरे हुए लोगों का भी सीन दिखाया जाता है। और उनका जो लीडर होता है वो उनसे कहता है हैंगसेन में मौजूद मुरिम अलायंस के साथ यात्रा करने वाले हर एक व्यक्ति की जांच करो। जो उनके सामने आदमी बैठा होता है वो भी कहता है ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। दोबारा से उनका लीडर कहता है जिसने भी इन सबको मारा है मैं उस कमीने को ढूंढ कर निकालूंगा, मुझे उस हरामी का पता लगाना ही होगा कि वो कमीना आखिरकार है तो है कौन। उस आदमी के इतना कहते ही दोबारा सीन कट हो जाता है। हमें दोबारा से सियोल का सीन दिखाया जाता है जो कि एक ही साइड देख रही होती है। और वहाँ पर जो आदमी घोड़े से आया था जिसका नाम चियोल है वो सियोल को देखते हुए अपने मन में कहता है लेडी सियोल तुम सचमुच बेहद खूबसूरत हो, चाहे मैं तुम्हें कितनी ही बार क्यों ना देख लूं, तुम हर बार उससे ज्यादा खूबसूरत लगती हो। लेकिन ये लड़का क्यों लेडी सियोल के पीछे खड़ा है। देन ये सब कुछ अपने मन में कहने के बाद वैसे ही वो आदमी कहता है पॉटर को तलवार रखते हुए देखना ये वाकई में रिडिकुलस है, ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम संभाल नहीं सकते, तो समझदारी इसी में है कि तुम इसे अपने हाथों में ना लो। उस लड़के की बात सुनने के बाद लेडी सियोल अपने मन में कहती है ये राइजिंग ड्रैगन कॉर्प्स मुरिम अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में आए हैं और अगर हम इनके खिलाफ मुसीबत खड़ी करेंगे तो हो सकता है कि हमें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़े। ये सब कुछ सोचने के बाद लेडी सियोल हियोंग से कहती है हियोंग तुम इसे अपने ऊपर मत हावी होने देना। और जब वो लड़का चियोल लेडी सियोल को उसका नाम लेते हुए देखता तब तो भड़क जाता है और भड़कते हुए कहता है ये तो पहले से ही एक दूसरे को नाम से बुलाने लगे हैं। और उसके बगल में जो लड़की खड़ी होती है वो जब ये सब कुछ सुनती है तो वैसे ही अपने मन में कहती है क्या अलायंस लीडर के आदेश देते ही आप लेडी जो सियोल की वजह से दौड़कर आए थे। हमें इस लड़की के बारे में भी बताया जाता है इसका नाम मेरी योंग है, ये चियोल की यंगर सिस्टर है। लेकिन वैसे ही वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है ब्लू ड्रेस पहने हुए और वो वहाँ आने के बाद कहता है क्या तुम डेन हियोंग वो हो। योंग भी कहता है हाँ ये नाम मेरा है डेन हियोंग वो। देन जो लड़का आया था वो भी ग्रेड करते हुए कहता है लेडी सियोल भी यहीं पर है। देन वैसे ही फिर ग्रेड करता है लेडी सियोल को भी। अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है इसका नाम हियोंग पियो है और ये स्कॉट वॉरियर है हिनन स्क्वाड एजेंसी का। वैसे ही फिर ग्रीट करते हुए वो कहता है मुझे स्क्वाड एजेंसी के लीडर के आदेश पर इस स्क्वाड मिशन में शामिल होने वाले नए पोर्टर को ट्रेन करने का काम सौंपा गया है। लेडी सियोल कहती है लेकिन इसने तो अभी अभी सिर्फ काम शुरू किया और अब ये स्क्वाड मिशन पर जा रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद चियोल भी कहता है लेडी जो सबसे पहले तो पोर्टर का काम एक स्क्वाड मिशन के दौरान यात्रा करना होता है। ये कहने के बाद फिर वैसे ही मन में कहता है भाई हो रहा अच्छा है, अब मुझे उस कमीने के रास्ते में आए बिना ही अब मैं लेडी सियोल के ज्यादा करीब जा सकता हूँ। देन वैसे हियोंग भी कहता है क्या एक स्क्वाड मिशन, वैसे मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड तो बिल्कुल ना देने वाला। सामने वाला आदमी कहता है क्या तुम्हारी तलवार, ठीक है मैं उससे नहीं लूंगा, अब तुम मेरे साथ आओ। ये सब कुछ कहने के बाद अपने मन में कहता है ये सोचकर ही मुझे हैरानी होती है कि शुरू से ही मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। जब चियोल ये बात सुनता है तो वो हंसते हुए कहता है वैसे आप किस बात पर समय बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारा अनुभवी स्क्वाड वॉरियर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसके बगल वाला आदमी भी कहता है अरे बाप रे
है, अगर इसके लिए तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या होगा। सियोल की यंगर सिस्टर भी कहती है, मुझे लगता है कि वॉइस कॉर्प्स लीडर भी बचकाना व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन ये लड़का ये जरा भी टस से मस नहीं होता है, इसे कितना भी उकसाया क्यों ना जाए, कहीं वो तलवार सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं है। लेडी सियोल भी कहती है, हियोंगू आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। वो लड़की और लड़का ये सुनने के बाद अपने मन में कहते हैं, क्या ये अपसेट है इसीलिए यहाँ से जा रहा है। शायद इस लड़के के अंदर कोई भी खास बात नहीं है। हियोंग कहता है, मैं इसे फॉलो करने जा रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे बुलाया है ना। लेडी सियोल कहती है, क्या। हियोंग कहता है, मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता और इसीलिए मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। लेडी सियोल कहती है, हियोंग, लेकिन हियोंग नहीं रुकता। वो उस आदमी को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगता है और अब दोबारा से सीन कट होता है। अब हमें स्क्वाड एजेंसी लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी से कह रहा होता है कि जोंगचिल उस कुली को काम सिखाएगा और श्योर करना कि स्क्वाड मिशन के दौरान हियोंग कोई परेशानी ना खड़ी करे। सियोल के और करीब पहुंचने से पहले ही उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना भी जरूरी है, लेकिन उसके सामने वाला आदमी कहता है, लेकिन स्क्वाड एजेंसी लीडर वो एक बड़ा हो चुका पुरुष है, मुझे उसकी मदद करने की क्या जरूरत। स्क्वाड लीडर कहता है, वेल जब तुम उससे एक बार मिलोगे तब तुम भी सब समझ जाओगे। सब कुछ याद करते हुए आदमी भी हियोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं इसके बोलने के तरीके को नजरअंदाज कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहाड़ों में अकेला रहता था, लेकिन पॉटर के पास स्वर्ड। देन ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद वो आदमी हियोंग से कहता है, वैसे क्या तुमने कभी स्वर्ड्समैनशिप सीखी है, क्या कभी स्वर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग की है। हियोंग बताता है उसे, द ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट, मैंने ये टेक्निक सीखी है। ये सुनने के बाद वो आदमी अपने मन में कहता है, तो ये एक बिगिनर है जो ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि वो एक स्क्वाड वॉरियर बनने का सपना देखता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद दोबारा से हियोंग से कहता है, हालांकि ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट मार्शल आर्ट की फाउंडेशन है, लेकिन रियल फाइट में से बेहतर काम करने वाली कई चीजें हैं। कहते ही वो भी अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। इस समय हियोंग भी उसकी तरफ देख रहा था। स्वॉर्ड निकालने के बाद वो आदमी हियोंग से कहता है, चलो तुम मुझे अपनी ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट की स्किल्स दिखाओ। जब हियोंग उसकी बात सुनता है तो वो उससे कहता है, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मुझे मारने जा रहे हो। जब वो लड़का सुनता है ये बात वो कहता है, व्हाट, किल यू, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक दूसरे से फाइट करके ऐसे फ्रेंडली फाइट करके बस एक दूसरे की स्किल्स को देखना चाहते हैं। अच्छा, एक फ्रेंडली डुएल। ये सब कुछ कहने के बाद हियोंग उससे कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे ऊपर हूँ। जब वो लड़का ये बात सुनता है तो कहता है, व्हाट, आखिरकार ये कह क्या रहा है। और फिर वैसे ही जोरों जोरों से हंसने लगता है। आखिरकार हम दोनों कैसे ही सेम हो सकते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ बस ट्रेनिंग की है और बल्कि तुमने तो सिर्फ अभी स्वॉर्ड उठाई है, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को पसंद करता हूँ और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम भी स्ट्रॉन्गर कैसे बन सकते हो। और जब वो बात ये कह रहा था, ही जो अपना हियोंग होता है वो अपने एक हाथ को आगे करके कुछ नापने लगता है और अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, क्या मुझे इसे थोड़ा और घुमाना चाहिए। जब वो आदमी ये देखता है तो वैसे ही कहता है, आखिरकार अब तुम कर क्या रहे हो। हियोंग कहता है, ये मेरा पहली बार है जब मैं अपने स्वॉर्ड के साथ किसी को मार नहीं रहा हूँ, इसीलिए मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है कि तुम मेरे एक भी वार से मारे ना जाओ। ये कहने के बाद अपने हाथ से इधर उधर नापने लगता है और फिर उससे कहता है, चलो ठीक है, अब सब कुछ हो चुका है, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अब सब कैलकुलेट कर लिया है। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ देखने के बाद सामने वाला आदमी कहता है, क्या ये वही है जिसके बारे में स्क्वाड एजेंसी हेड मुझे बता रहे थे। चलो तो फिर ठीक है। और ये कहते हुए हियोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब अपने हियोंग ने भी अपने स्वॉर्ड पे हाथ रख लिया था और उस आदमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ये हैं उन हमलों के दायरे जो लगातार होंगे। और अब उस आदमी ने अपने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था हियोंग के ऊपर। हियोंग चौकन्ना होते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में, इसे जान से ना मारने के लिए मुझे अपने सामने जो भी है उस पर हमला करना होगा। और अब हियोंग भी ये कह करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो भी अपने स्वॉर्ड से साथ स्ट्राइक कर देता है। वैसे ही एक आसमान से बहुत ज्यादा ही लाइटनिंग कलर की एनर्जी अनलिस्ट होती है और वो सीधा आकर के उन दोनों के बीच में लैंड हो जाती है। इस वाले अटैक से काफी ज्यादा लाइटनिंग निकल रही थी। अगर ये लाइटनिंग उस आदमी के ऊपर पड़ती उसका तो नामो निशान मिट चुका होता। इस अटैक से तो वो आदमी बहुत ज्यादा ही घबरा चुका था, उसके स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट चुकी थी, तो इस समय सदमे में लग रहा था। फिर वैसे ही वो आदमी हवा में उठने लगता है और फिर धड़ाम से जमीन पे गिरता है। हियोंग भी इस अटैक को करने के बाद कहता है, ये है मेरी ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट। और अब दोबारा से हमें उसी आदमी का सीन दिखाया जाता है जो अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था और फिर वैसे अचानक से अपनी दोनों आंखें खोल देता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, क्या बहुत दर्द हुआ। आखिरकार तुमने कौन सी ये मार्शल आर्ट यूज की थी। इस समय हियोंग जस्ट उसके सामने आकर के खड़ा हो चुका था। हियोंग उससे कहता है, द ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट, ये टेक्निक जानी जाती है हेवनली थंडर के नाम से। वो लड़का भी बैठते हुए कहता है, भले ही तुम ऐसा कहो, मुझे ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट का अनुभव नहीं हुआ। भले ही तुम ये कह रहे हो कि ये ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट है, लेकिन इसे देखने से मुझे नहीं लगता कि ये ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट है। एकदम भी ट्राई एनर्जी स्वॉर्ड आर्ट की तरह फील नहीं होती। ये कहने के बाद अपने मन में कहता है, द हेवनली थंडर। हाँ, वो स्वॉर्ड एनर्जी ऐसी फील हो रही थी मानो जैसे कि थंडर आया हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इंसान एक मार्शल मास्टर भी हो सकता है। क्या स्क्वाड एजेंसी हेड को ये पता है। हियोंग उससे कहता है, दोनों ही मामलों में, स्किल्स के मामले में मैं तुमसे बेहतर हूँ। वो आदमी भी लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, हा हा हा,
ये तो बिल्कुल बेतुका है। और ये कहने के बाद अपने मन में कहता है ये इतना स्किल्डफुल होने के बावजूद भी इतना मासूम है। सही में ये लड़का एक बच्चे से कम बिल्कुल भी नहीं है। बाद में स्क्वाड एजेंसी के लीडर को इसकी रिपोर्ट देने में भी देर नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इस व्यक्ति को सोशल रूल सिखाने होंगे ताकि ये बिना किसी परेशानी के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सके। ये सब कुछ सोचने के बाद ह्योंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, मैं तुम्हें क्या सिखाने जा रहा हूँ वो मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम्हें जो सिखाना है वो मार्शल आर्ट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ह्योंग भी उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है। दोबारा से ब्लू ड्रेस वाला आदमी उससे कहता है ऐसे समय में सही काम यही होगा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाने में मदद करो। ह्योंग भी कहता है ओह क्या ऐसी बात है, और फिर वैसे ही ह्योंग उसका हाथ पकड़ के उठाने लगता है। और इस तरह डेंग ह्योंग होंग पियो के घर पर रहने लगा, मतलब उसी ब्लू रोब वॉरियर के घर पर रहने लगा। इस समय जो वो आदमी था वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और वहीं से लेटते हुए कहता है क्या तुम सही में इसी तरह सोते हो। इस समय मतलब कि वो ह्योंग के सोने के स्टाइल से काफी ज्यादा चौंक चुका था, क्योंकि वो जो अपना ह्योंग है वो खड़े खड़े सोता है। ह्योंग ने दुनिया के बारे में सीखा, एक ऐसा स्किल जो सालों के बीतने के साथ साथ खोता चला गया। और अब हमें दिखाया जाता है कि ह्योंग और वो लड़का इसमें बाहर आ चुके थे। और इस समय जो ह्योंग था वो अपने क्लोथ्स को चेंज कर रहा था। ये देखने के बाद जो पियो होता है, पियो ब्लू वॉरियर का नाम है, वो कहता है नहीं तुम इस तरह बाहर कपड़े ऐसे नहीं चेंज कर सकते। इस समय पियो भी ये देख करके हैरान हो चुका था, मतलब शर्माने लगा था। और दोबारा से हमें बताया जाता है कि और इन रिजल्ट के साथ में जो अपना ह्योंग था वो पियो के अधीन एक पॉटर बन गया। धीरे धीरे उसने अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। दोबारा से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योंग अब अपनी पैंट को भी उतारने लगा, लेकिन पियो ह्योंग से कहता है अपनी पैंट उतारना सरासर मना है यहाँ पर, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, रुक जाओ। और ये सब कुछ दूर खड़ी होकर के चियोल की सीनियर सिस्टर भी देख रही होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और इसके जो आगे के आने वाले एपिसोड है वो तो यार और कमाल के होने वाले हैं। इसीलिए अगर तुम इसका नेक्स्ट वीक 1 आवर की वीडियो दोबारा से देखना चाहते हो तो 200 कमेंट्स, 700 लाइक्स और 85,000 हाइप जरूर कंप्लीट करा देना। तो अब हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में चियोल की सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि हमारे ह्योंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, मतलब अपने मन में उन बातों को याद करती है जो अलायंस लीडर उनसे कह रहा था। तुम्हारा मिशन जो क्लैन के हर एक मूव को मॉनिटर करना है। क्या द जो क्लैन हेड, लेकिन क्यों? अलायंस लीडर कहता है अगर जो क्लैन हेड कनेक्टेड है ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स के साथ में, जो अटैक्स हमारे ऊपर हंक्शन में हुए थे, अगर उनसे कनेक्टेड है, और इसीलिए तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उनके इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ फाइंड करना होगा। क्या तुम लोग समझ गए? देन इस लड़की ने भी कहा था यस सर, हम लोग अलायंस लीडर की विल को जरूर फॉलो करेंगे। सारी बातों को याद करने के बाद अपने मन में ये लड़की कहती है यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है जो अलग दिखता है और वह है ये नंगा व्यक्ति। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद ऊपर की तरफ जो सियोल को देखने लगती है और लेडी सियोल को देखते हुए कहती है में जो यंग लेडी का टेस्ट है वो वाकई में अनोखा है। इस समय जो लेडी सियोल थी वो यंग वू को देखकर प्लस कर रही होती है और यंग को देखते हुए कहती है यंग वू तुम हैनन स्क्वाड एजेंसी के एक पॉटर मेंबर बन गए। अब दोबारा से सीन कट होता है, हमें 2 हॉर्स का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर स्क्वाड एजेंसी लीडर कह रहा होता है स्क्वाड लीडर माँ युग, क्या तुम्हें याद है ये एक इम्पोर्टेंट स्क्वाड मिशन है, इस मिशन को कम्प्लीट करने के बाद सेफली वापस आ जाना। इसका नाम मागुक है। तो मागुक भी कहता है स्क्वाड एजेंसी के हेड आप ज्यादा परेशान ना होइए, हैनन स्क्वाड एजेंसी के नाम पर जरूरी से वापस लौटेंगे, हम कसम खाते हैं। इसका नाम मागुक है, ये एक स्क्वाड वॉरियर है हैनन स्क्वाड एजेंसी का। वैसे वो भी आगे बढ़ते हुए कहता है सबसे ठीक है अब सभी लोग सतर्क रहना, हमारा स्क्वाड मिशन शुरू हो रहा है। देन वैसे ही सभी लोग वहाँ से गाड़ियाँ निकलने लगते हैं, सारा सामान गाड़ियों में भरकर लेकर जाने लगते हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे पॉटर भी जा रहे होते हैं और उन सबको जाता हुआ सियोल भी देख रही होती है और शायद इनके साथ साथ हमारा योंग और योंग का दोस्त भी जा रहा होता है ब्लू ड्रेस वाला। तो हम ब्लू ड्रेस वाले को दोस्त ही बोलेंगे इसका, अपने एमसी का। और अब योंग के जीवन की सही मायने में शुरुआत उनके पहले स्क्वाड मिशन से हुई। अब हमें कुछ दिन पहले जो क्लैन के हेड के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चियोल और चियोल के साथी लोग भी आ चुके होते हैं, ग्रीट करते हुए किसी से कह रहे होते हैं कि हम राइजिंग ड्रैगन कॉर्प से मुरिम अलायंस के हम जो क्लैन के हेड से मुलाकात का अनुरोध करते हैं। और दिन वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि कहता है उन्हें अंदर आने दो, क्या अलायंस लीडर ठीक है? ये जो इलियन है, ये जो क्लैन का हेड है, भी एक टेबल के पास खड़े होते हुए कहता है अपनी सीट पे बैठिए, तो तुम ब्लेड ड्रैगन हो, राइजिंग ड्रैगन कॉर्प्स के ट्विन ड्रैगन में से एक। एंड वो लड़का भी वहाँ पे बैठते हुए कहता है मेरा नाम चियोल है। दोबारा से जो क्लैन हेड कहते हैं शायद तुम भी एक शॉर्ट ड्रैगन हो। देन ऑरेंज ड्रेस वाला आदमी भी वहाँ पर बैठते हुए कहता है आप मुझे फ्लैट कर रहे हो, मेरा नाम नेमगुंग जिन है। देन वहाँ पर जो लड़की होती है वो भी कहती है मेरा नाम मिरियन है, मैं द ब्लैड ड्रैगन की यंगर सिस्टर हूँ। और उस लड़की की बात सुनने के बाद वैसे ही अपने मन में कहते हैं द बैंक क्लैन, क्या ये
हुबाई में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मार्शल क्लैन नहीं है। इसके अलावा ये बेहद रिफाइंड और खूबसूरत है। ये मेरे बेटे जो इनके लिए बेहतरीन साथी साबित हो सकती है। ये सब कुछ सोचने के बाद जो क्लैन हेड उनसे कहते हैं, जब आप यहाँ हैं तो आप मार्शल आर्ट के एक्सचेंज के माध्यम से मेरे बच्चों को बहुत कुछ सिखाएंगे। और फिर ये कहने के बाद अपने मन में कहते हैं, हाँ, जब यंग मैन और वुमेन इंटरेक्ट करते हैं डेली तो वो लोग नेचुरली ग्रो होते हैं और भी ज्यादा क्लोजर। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। चियोल भी कहता है, वो हम हैं जो आपके देख रेख में रहेंगे, जो क्लैन के हेड। इस समय जो वो लड़की थी ये काफी ज्यादा चालाक लग रही थी। अपने सामने देखते हुए अलायंस लीडर की बातों को याद करती है, जब वो अलायंस लीडर कह रहे थे कि राइजिंग ड्रैगन कर्स मेरी बात केयरफुली सुनना। जो क्लैन जाने का जो रीजन है ये कंफर्म करना है कि जो क्लैन है वो ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट के साथ कनेक्टेड है भी या नहीं। और अगर है तो तुम्हें प्रूफ भी निकालना होगा। तुम लोग इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। और अब वो सभी लोग बाहर आ चुके थे और वो लड़की भी बाहर आते हुए कहती है, लेकिन भले ही हमारे पास वो मिशन हो। इस समय वो लड़की चियोल से कहती, लेकिन जो चियोल था वो ब्लश करते हुए बस एक ही साइड देखता जा रहा था। बारात से वही लड़की कहती है, हमारे पास एक मिशन है, लेकिन तब भी जो तुम्हारी आंखें सिर्फ जो क्लैन के हेड के बेटे के ऊपर ही टिकी है। इस समय जो लेडी सियोल थी वो स्वॉर्ड को चलाना सीख रही थी और उनको उनका भाई और एक आदमी सिखा रहा होता है। वो भी बड़े इंटरेस्ट के साथ में स्वॉर्ड चलाना सीखती जा रही थी। मेरी यौन ये सब कुछ देखने के बाद कहती है, मैं 4 दिन से देख रही हूँ, अगर मैं सही बताऊँ तो फिर इसने तब से एक बार भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा है और तुम्हें देखने के बजाय वो एक रैंडम पोर्ट्रेट को देखना पसंद करती है। जिसकी बात कर रहे हो, अगर ये वो बंदा है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि वो कुछ महीनों तक स्कॉट मिशन पर रहेगा और इतने टाइम के साथ मैं कंफर्म हूँ कि मैं लेडी सियोल का दिल जरूर जीत लूंगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। स्कॉट मिशन के रवाना होने से पहले उन्होंने आखिरी बार भोजन किया। योन ने अपना सारा ध्यान अपने सामने रखे भोजन पर केंद्रित कर दिया। वो बस खाने को ही ध्यान से खाता जा रहा था। वैसे ही एक और बाइट उठाता है और फिर बस उसको खाने वाला ही होता है और फिर बस अगले पल उसको खा लेता है। और खाने के बाद स्माइल करते हुए कहता, पका हुआ खाना सचमुच सबसे अच्छा होता है। गुफा से बाहर आने के बाद सबसे रोमांचक बात यही थी। देन सामने वाला आदमी कहता है, मैंने कभी भी किसी को इस तरह खाना खाते हुए नहीं देखा, जैसे कि तुम कोई तरह का रिचुअल कर रहे हो। फिर भी तुम्हें अब अच्छे से खाना खा लेना चाहिए, इससे स्कॉट मिशन इतना मुश्किल नहीं होगा। और वैसे भी इस मिशन का डेस्टिनेशन सिचुआन है। सिचुआन लंबे समय से टैंक क्लैन की होमलैंड रही है और इस बार जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है जियांग्यू के ग्रेटेस्ट क्लैन की। ये रिक्वेस्ट आई है टैंक क्लैन के लीडर से। अब हमें वैसे ही अगले पल कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जो के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये सिचुआन टैंक क्लैन से हो सकते हैं। हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये बूढ़ा आदमी, इसका नाम टैंग होग वैन है। ये सिचुआन टैंक क्लैन का एल्डर है। और इस बूढ़े आदमी के पीछे जो रेड ड्रेस में लड़का है, इसका नाम टैंग चियोल जी है। ये भी सिचुआन टैंक क्लैन से है। और जो हियोन का दोस्त होता है वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, सिर्फ इतने ही लोग नहीं आए हैं, इसके अलावा इन्होंने स्क्वाड एजेंसी स्क्वाड वॉरियर के अलावा टैंक क्लैन ने खुद के भी कुछ गार्ड्स बुलाए हैं, खुद के भी कुछ गार्ड्स सेंड किए हैं। और इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम जिस कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो कितना ज्यादा प्रीसियस है। हम लोग इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देख के अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस समय जो अपना हियोंग होता है वो तो बस खाने पे ध्यान लगाए हुए होता है, वो तो बस खाना ही खाए जा रहा होता है। वैसे में बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि घोड़े से चल रहा होता है। कहता है, हो यहाँ से कुछ प्लीजेंट स्मेल क्यों आ रही है, कितना परेशान करने वाला है। कहते हुए अपने फिंगर तितली के नीचे ले आता है और अपने फिंगर में हल्की सी एनर्जी के साथ में उस तितली को खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद यहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, उसी साइड देखने लगता है। बूढ़े आदमी के पीछे जो लड़का होता है वो कहता है, एल्डर ये क्या है। देन वो बूढ़ा आदमी भी कहता है, उन पोर्ट्रेट्स में से कोई तो ऐसा है जिससे मुझे अनयूजुअल एनर्जी आ रही है। वहाँ पर किसी से तो अनयूजुअल एनर्जी को तो फील कर पा रहा हूँ। और एक साइड देखते हुए वो कहता है अपने मन में, आखिरकार वो है तो है कौन, जहाँ से बस उन्हें पोर्ट्रेट्स की तरफ ही देखने लगता है। और फिर वैसे अपने हियोंग के ऊपर उसकी नजर जाती है। लेकिन वैसे हियोंग के पास एक ब्लैक हॉर्स आ जाता है। उस ब्लैक हॉर्स के ऊपर होता है स्क्वाड एजेंसी हेड, स्क्वाड लीडर, जो स्क्वाड को लेकर जाता है, जो जिसके सभी लोग आदेश मानते हैं, वो होता है स्क्वाड हेड, स्क्वाड लीडर। तो ये वही है, ये पूरी एजेंसी का हेड नहीं है, ये सिर्फ इस स्क्वाड का हेड है। स्क्वाड लीडर कहता है, जाने की तैयारी सारी पूरी हो चुकी है, तो अब आप रेस्ट कर सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी भी उसी साइड देखते हुए कहता है, ये स्क्वाड लीडर मा युग है, क्या मैंने इसी की एनर्जी सेंस की थी। बूढ़ा आदमी मा युग से कहता है, जो जर्नी है वो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से निकलो। मा युग भी कहता है, ठीक है मैं समझ गया। ये कहने के बाद अपने मन में कहता है बूढ़ा आदमी, क्या इसकी एनर्जी हमेशा से इतनी जबरदस्त थी। वैसे स्क्वाड लीडर अपने वॉरियर्स से कहता है, ठीक है स्क्वाड वॉरियर्स एंड पोर्टर्स, अपना खाना समाप्त करो और ध्यान से सुनो। अरे हेनन, स्क्वाड एजेंसी का सिंबल है वो
स्पीड है। सिचुआन जाने की जो रोड है उसमें 4 मंथ लगते हैं पहुंचने में सिचुआन तक। हमें 1.5 महीने के भीतर ही वहाँ पहुंचना है। तो कहते हैं यस सर। वहाँ पर हियोंग का दोस्त ये कहता है अगर तुम स्क्वाड लीडर मायूक की नजरों से गिर जाते हो तो तुम्हें तुरंत ही स्क्वाड एजेंसी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी पीछे ना रहना। और देन फिर वैसे ही वो मागुक लीडर वहाँ से चलते हुए चिल्लाते हुए कहता है अब तैयारी कर लो निकलने की। और जब हियोंग ने उसकी बात सुनी थी, मतलब अपने दोस्त की बात, तो वैसे ही अपने मन में कहता है पीछे मत रह जाना। उसने ऐसा क्यों कहा? और अब हमें बताया जाता है कि मायूक के स्क्वाड मिशन अपनी क्रूरता के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इनका जो लीडर था वो स्ट्रिक्ट था, इसीलिए इन्हें शॉर्टकट लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन असली समस्या यह थी कि केवल स्क्वाड वॉरियर को ये सिर्फ नहीं बल्कि फाइटर्स को भी घोड़ों और गाड़ियों की गति के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता था। दोबारा से हियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा था कि पीछे रह जाना सही में। मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा कि इसका मतलब है तो है क्या? इस समय जो हियोंग का दोस्त था वो हाफते हुए कहता है हो हियोंग थोड़ी देर और सब्र रखो, हम जल्दी आराम करेंगे। लेकिन हमें बताया जाता है कि हुआंगबो ने स्क्वाड मिशन की गति का इस तरह साथ दिया मानो वह सिर्फ टहलने निकला हो। और इसमें बस सभी लोग घोड़े गाड़ियों के साथ साथ आगे की ओर भागते और चलते जा रहे थे काफी ज्यादा स्पीड में, ताकि ये लोग जल्द से जल्द अपने गोल तक पहुंच सके। और ऐसे इनको भागते भागते शाम हो जाती है। अब वो लोग सभी लोग रेस्ट करने के लिए रुक चुके थे और वहाँ पर एक आदमी हियोंग के दोस्त से कहता है या उसे नहीं सोना है। लेकिन हियोंगो का दोस्त कहता है अरे वो हमेशा ऐसे ही सोता है। और दोबारा से हमें बताया जाता है कि इसी तरह हियोंग और स्क्वाड ग्रुप पिंगडिंग माउंटेन पर पहुंच गए। ये यात्रा 4 दिन में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन वैसे हमें सामने से एक भाले को आते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक लोग ये देखता तो वैसे कहता सभी लोग रुक जाओ। इसमें जब वो भाला था वो काफी ज्यादा स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा था, कि स्क्वाड लीडर मागुक भी देख लेता है। लेकिन फिर वैसे वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके उसको काट डालता है। तुम लोग हो कौन? लेकिन वहाँ से एक और आदमी निकलते हुए कहता है ये वो बात है जो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। पर इसमें बहुत सारे लोग वहाँ से अंदर जंगल से निकलने लगे थे और उनमें से एक और सख्त आदमी आगे आते हुए अपने कंधे के ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है अब तुम लोग ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट के टेरिटरी के अंदर पहुंच चुके हो। अपने अपने सामान को यहाँ छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तब हम तुम्हारी जान को छोड़ देंगे। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर ये सिर्फ ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट है तो पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। पीछे वाला लड़का भी कहता है ठीक है एल्डर। हियोंग का दोस्त हियोंग से कहता है हम टॉल चुका देंगे तो वो पीछे हट जाएंगे, ज्यादा चिंता मत करो हियोंग। क्या ये ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट है? क्या ये बैंडिट भी पिछले बार जैसे बैंडिट्स ही हैं? हमें स्क्वाड लीडर को दिखाया जाता है जो कि पैसे फेंकते हुए कहता है ये रहा तुम्हारा टॉल, अब हमारे रास्ते को छोड़ दो। इस समय जो वो नेकलेस था पैसे वाला वो उसी की साइड जा रहा था उस टकले आदमी की, लेकिन वैसे वो टकला अपने स्वॉर्ड से उस नेकलेस को काट देता है पैसे वाले। चिल्लाते हुए दोबारा से कहता है ये मामूली रकम नहीं चलेगी, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सामान यही छोड़ दो और ये दफा हो जाओ। और ये कह करके अटैक करने के लिए स्क्वाड लीडर के ऊपर जाने लगता है। का दोस्त भी कहता है वो अब अटैक कर रहा है। हियोंग कहता है ये हरामी का पिल्ला किलिंग इंटेंट को शो कर रहा है। और हियोंग के इतना कहते हैं ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले बस फटाफट कमेंट 12 से 200 लाइक्स 700 कमेंट 50 के लाइक्स कंप्लीट करा दो। करा दिया है तो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो टकला आदमी अटैक करते हुए हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारे छुट्टे नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा का पूरा गुड्स चाहिए, तुम्हारा ये पूरा का पूरा सामान चाहिए और इसे यहीं पे छोड़ के निकल जाओ यहाँ से। और वैसे ही हमारे हियोन ने भी कहा था ये हरामी का पिल्ला किलिंग इंटेंट को निकाल रहा है। समय उस टकले आदमी ने स्क्वाड लीडर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था, लेकिन अपने स्क्वाड लीडर ने भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लेकिन दोबारा से वो टकला आदमी अटैक करने के लिए जा रहा था और एक जोरों की लात स्क्वाड लीडर के पेट के ऊपर मारता है। इसकी वजह से स्क्वाड लीडर घोड़े से उतर करके जमीन पर जाकर गिरता है, काफी ज्यादा खून मुंह से बहाने लगता है। दोबारा से वो टकला आदमी कहता है हा 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 हा, क्या तुम ये सोचते हो कि बेकार हेनन स्क्वाड एजेंसी के लोग मुझे रोक पाएंगे? और आखिरकार तुम लोग क्या करो, तुम लोग भी सबको खत्म कर दो। जितने भी उसके साथी होते हैं वो भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं ठीक है सर। सभी लोग हेनन स्क्वाड एजेंसी की तरफ बढ़ने लगे थे। स्क्वाड एजेंसी के लोग कहते हैं आखिरकार हम लोग इतने सारे बैंडिट से कैसे ही निपट पाएंगे। लेकिन वैसे ही उनमें से बूढ़ा आदमी कहता है तुम कमीने कहीं के, तुम लोग कोई ऑर्डिनरी ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स नहीं हो, तुम्हारे पीछे कौन है? टकला आदमी कहता है हा 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 हा, तुमने क्या सोचा था कि हम लोग कॉमन माउंटेन बैंडिट्स हैं? हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट के हीरोज हैं। बूढ़े आदमी तुम्हें तो ऑनर महसूस होना चाहिए क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से मरने जा रहे हो। बूढ़ा आदमी अपना डैगर सामने अटैक करते हुए कहता है अफसोस की बात है अगर तुम कॉमन बैंडिट होते तो शायद तुम्हारी जान बच जाती। ये क्या करके अपना डैगर सामने की तरफ अटैक कर देता है। वो डैगर एक पेड़ के ऊपर जाकर के लड़ता है, बस उसमें खून ही खून लगा हुआ था। फिर वो टकला आदमी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार एक निडल ऐसा कैसे कर सकती है? इस समय उस टकले
आदमी के चेस्ट पर एक होल हो चुका था उस डैगर की वजह से। फिर वैसे चिल्लाते खून बहाते बहाते वो वहीं पर ढेर हो जाता है। ये देख करके उसके सारे साथी हैरान हो चुके थे। दोबारा से वही ओल्ड मैन कहता है, टांग क्लैन की संपत्ति पर तुम्हारी लालच करने की हिम्मत कैसे हुई, और ये कह करके 5-6 नीडल और निकाल लेता है। फिर वैसे ही सामने की ओर थ्रो कर देता है और थ्रो करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोग इतनी जल्दी बिलीव कर लिए थे कि तुम मेरे सामान पर इतनी जल्दी हाथ डाल लोगे? में वो सारे नीडल्स बस उन बैंडेड्स की ओर जा रहे थे। फिर वैसे वो सारे नीडल्स उन सबके शरीर से होकर के आर पार हो जाते हैं। सब दर्द की मारे चिल्लाए जा रहे थे, सब करा रहे थे और अब इनका भी काम तमाम हो चुका है। लेकिन वैसे ही कुछ नकाब पोस्ट पहने हुए और आदमी आ जाते हैं और कहते हैं, जैसा कि हमने सोचा था कि जो वो बिल्कुल भी इनफ नहीं थे इनके लिए। वैसे एल्डर टैंग होगवैन सिचुआन टैंग क्लैन के पर्सनली यहाँ पर आए हैं, इसलिए अब हम नरमी बरतने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। ये लोग वाइल्ड फैंटम हॉल से हैं। दोबारा से वही नकाबपोश आदमी कहता है, ये द वाइल्ड फैंटम हॉल के लीडर का ऑर्डर है, इनमें से एक भी इंसान को मत छोड़ना, सबको मार डालना। बूढ़ा आदमी भी पीछे देखते हुए अपने साथी से कहता है, अपने आप को तैयार कर लो, ये सभी आदमी रियल डील। वो आदमी भी कहता है, ठीक है सर। और दोबारा से बूढ़ा आदमी कहता है, हेनन स्क्वाड एजेंसी के भले ही सभी लोग गिर जाएं, हमें ये स्क्वाड आइटम सिचुआन के मेन क्लैन तक पहुंचाना ही होगा। इस समय टैंक क्लैन के सभी लोग भी तैयार हो चुके थे अपने अपने स्क्वाड के साथ में। तुम सभी लोग इलाइट के इलाइट हो, जिसे कि मैंने चुना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें स्क्वाड आइटम को प्रोटेक्ट करना होगा। इनमें से एक भी आदमी को नहीं छोड़ना। दोनों तरफ के लोग ही एक दूसरे से फाइट करने लगे थे, चारों तरफ बस खून ही खून सभी आदमियों का बहता जा रहा था। सभी लोग अपने अपने स्वॉर्ड से फाइट कर रहे थे, अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे उनसे लड़ने के लिए। और जो अपना ह्योंग था वो बस खड़े होकर के देख रहा था इस सारी चीजों को। वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते, धत्तेरी की बिल्कुल भी फॉर्मेशन ब्रेक मत करना। इस समय हेनन स्क्वाड एजेंसी के काफी ज्यादा लोग मरते भी जा रहे थे। स्क्वाड लीडर ये देखने के बाद अपने मन में कहता है, जो हमारे स्क्वाड वॉरियर है वो इनका मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी लोग एक सच्चे मार्शल मास्टर हैं। जो सिचुआन के टैंक क्लैन के लोग हैं, उनसे एक कदम ऊपर दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उनका हमारे लिए तलवार निकालने का कोई भी इरादा नहीं है। वैसे हमें ह्योंग के दोस्त को भी दिखाया जाता है जिसके चोट लग चुकी थी। वैसे वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसे कि अपना ह्योंग भी देख लेता है। फिर दोबारा से एक और आदमी ह्योंग के दोस्त के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला था, जस्ट ह्योंग के दोस्त के पीछे था। वैसे ही ह्योंग उसके बात को याद करता है, जब उसने पहले कहा था अगर ये इतना ज्यादा डिलीशियस है तो मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। उसकी बात याद करने के बाद वैसे ही ह्योंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जैसे ही ह्योंग ने अपनी स्वॉर्ड निकाली थी, चारों ओर ठंडर वैसे ही फैलने लगती है। वैसे उस आदमी के ऊपर भी थंडर हिट हो जाती है, जिसकी वजह से उस थंडर की वजह से पूरा राख में बदल जाता है। ह्योंग का दोस्त ये देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जब नकाबपोश वॉरियर ये देखते तो वैसे ही कहते हैं, ये अभी एक्सप्लोजन कैसा था, क्या ये लाइटनिंग स्ट्राइक थी या फिर कुछ और? ह्योंग, वो क्या तुमने वो हेमली थंडर का इस्तेमाल किया था? ह्योंग, वो जल्दी करो और दूसरों को भी मदद करो। लेकिन अपना जो ह्योंग था वो तो अपने दोस्त की बात सुनने के बाद स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं दूसरों की मदद क्यों करूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुम उनमें में से एक हो जिसने मुझे बचाया है। ह्योंग का दोस्त कहता है, आखिरकार तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है? क्या ये लोग हमारे स्क्वाड मिशन के पार्ट नहीं है? मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज सबकी मदद करो। समय स्क्वाड लीडर के पीठ पर एक वॉरियर ने अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर दिया था। स्क्वाड एजेंसी का वहाँ पर एक और आदमी चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग तो सिर्फ पोर्टर्स हैं, हमारे पास तो कोई भी इनर एनर्जी भी नहीं है। लेकिन वैसे ही ह्योंग सब कुछ देखने के बाद कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन अगर तुम ये मेरे से कह रहे हो तो फिर ठीक है। कह करके अटैक करने के लिए वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वैसे ही चारों और बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकलने लगता है। प्रेशर आ रहा था अपने ह्योंग से। सभी लोग तो ये देखकर हैरान हो चुके थे, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करने लगे थे। इस समय स्क्वाड लीडर भी बड़ी मुश्किलों से लड़ रहा था। जो बूढ़ा आदमी था वो लगातार सबको मारता जा रहा था, एक के बाद एक हर एक असैसिन को मारता जा रहा था। वैसे ही उनमें से एक असैसिन कहता है, होगवॉन, तुम्हारे ये चीप वेपन हमारे ऊपर कोई भी यूज नहीं करने वाला, हमारे ऊपर कुछ भी वर्क नहीं करने वाला तुम्हारे ये चीप वेपन। लेकिन वैसे ही जब वो आदमी कह रहा था उसके पीछे हमारा ह्योंग आ चुका था। लेकिन दोबारा से असैसिन कहता है, अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अगर तुम सामान को यहाँ रख देते हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी लाइफ्स को यहीं पर बख्श देंगे। इस समय बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, कुछ देखते हुए हैरान हो चुका था और अपने मन में कहता है, क्या अभी अभी कुछ मेरे बगल से गुजरा? और अब हमें बताया जाता है इस सेशन की जो हरकतें थी वो सिर्फ टांग होगवॉन ही उसकी हलचल को हल्का फुल्का सिर्फ ही देख पा रहा था, नहीं नकाबपोश आदमी की नहीं, अपने ह्योंग इस समय उस नकाबपोश आदमी के पीछे आ चुका था। आने के बाद कहता है, इतना इनफ होना चाहिए। फिर ह्योंग के इतना कहते ही चारों और बस लाइटनिंग थंडर ही थंडर गिरने लगती है। और दोबारा से हमें ह्योंग को पीछे देखते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पर एक झटके के साथ सब कुछ खत्म हो चुका था। अब हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि वहीं पर देखते हुए कहती है दूर से, क्या द वाइल्ड फैंटम हॉल पूरी तरीके से खत्म हो गई? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हेनन स्क्वाड एजेंसी और बूढ़े आदमी टांग होगवॉन के लिए वाइल्ड फैंटम हॉल सिर्फ काफी होगा? क्या तुमने ये नहीं कहा था? अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम वू मुन हाई है, ये वू मुन क्लैन वाइल्ड फैंटम हॉल की लीडर है। एक आदमी उस लेडी से कहता है, अब से हम लोग इसे हाई बोले, लेडी हाई। तो एक आदमी लेडी हाई से कहता है, लीडर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ऐसा लगता है कि उनमें में से एक मार्शल
आर्ट मास्टर भी था। जानकारी हमारी खुफिया एजेंसी से नहीं मिल पाई। सबसे पहले जानकारी निकालेंगे कि वो आदमी कौन है, फिर हम वापस जाएंगे। वो लेडी कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहाँ पर जाऊंगी। वो आदमी कहता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन क्या आप पर्सनली वहाँ पर जाएंगी? हाँ, मैं वहाँ पर पर्सनली जाऊंगी और खुद पता लगाऊंगी कि वो मार्शल मास्टर कौन है। और इसी के साथ जो वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड काफी छोटा था। तो नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले दोबारा से कहूंगा 200 कमेंट, 700 लाइक, 50K हाइप प्लीज कंप्लीट करा दो। और अगर करा दिया तो नेक्स्ट एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वुमेन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि हालांकि इसे 5 ग्रेड क्लैन में नहीं चुना जाता है, लेकिन हालांकि ये बिल्कुल भी उनसे कम नहीं है। वर्ल्ड के कॉमर्स को 1/3 कंट्रोल करते हैं, स्प्रेड करते हैं अपना इन्फ्लुएंस इंटेंस फाइनेंशियल पावर की मदद से। सिचुआनटांग क्लैन से गुप्त रूप से वो मून क्लैन को जानकारी मिल रही है। इतना बताने के बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने देखते हुए एक आदमी से कहता है तो क्या तुम लोगों ने खोज लिया कि वो लोग क्या छुपा रहे हैं? पीछे खड़ा हुआ आदमी भी कहता है हाँ, सिचुआनटांग क्लैन सक्सीड हो चुका है थंडरक्लैप बॉम्ब्स को बनाने में हवा क्लैन के साथ में। वो लोग 5 वैगॉन्स के साथ में मूव कर रहे हैं स्क्वाड एजेंसी के साथ में सिचुआन मेन क्लैन की तरफ। वो बूढ़ा आदमी भी कहता है तुम ये कह रहे हो कि 10 क्लैन ने खोज निकाला है कि थंडरक्लैप बॉम्ब कैसे बनाए जाते हैं? इसका बनाने का मेथड बहुत पहले सेंचुरीज पहले ही खो चुका है और ये सिर्फ सेंचुरीज पहले थंडरक्लैप सेक्ट में ही बनाए जाते थे। तुम कह रहे हो कि उन्होंने ये खोज निकाला है। हमें इस बूढ़े आदमी का नाम बताया जाता है, इसका नाम वुमुंग हुआंग है और ये वुमुन का क्लैन हेड है। दोबारा से बूढ़ा आदमी कहता है और जो हुआ क्लैन है, अगर टांग क्लैन और हवा क्लैन एक साथ काम भी करें तो भी वो ऐसी चीज नहीं बना सकते जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो। उसके सामने वाला आदमी भी कहता है जो हवा क्लैन का लीडर है वो भी थंडरक्लैप सेक्ट का एक वंशज है। वो बूढ़ा आदमी एक चिड़िया को दाना खिलाते हुए कहता है क्या एक डिसेंडेंट वो भी थंडरक्लैप सेक्ट का, और उसने उस मेथड को वापस ले आया थंडरक्लैप बॉम्ब बनाने के। और वो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं थंडरक्लैप बॉम्ब जिसकी वर्थ 5 वैगॉन्स है। अगर हम थंडरक्लैप बमों के इस्तेमाल के रिकॉर्ड के बारे में सोचे तो वे कई साधारण सेक्टरों को बिना किसी परेशानी के नष्ट कर सकते हैं। हमें उन थंडरक्लैप बॉम्ब्स को लेने की जरूरत है, फिर उसके बाद हम खुद ही थंडरक्लैप बॉम्ब्स को बनाना शुरू करेंगे, उनके मेथड को खुद ही बनाएंगे। सामने वाला आदमी कहता है दरअसल जो हमारी यंग लेडी है उन्होंने इसकी न्यूज सुनी तो वो भी वाइल्ड फैंटम हॉल के साथ यहाँ से निकल पड़ी। और जब बूढ़ा आदमी सुनता तो चिल्लाते हुए कहता है तुमने जस्ट अभी क्या कहा? लेडी हिया ने अभी क्या किया? आखिरकार वो अभी कहाँ गई है? सामने वाला आदमी कहता है वो अभी पिंगडिंग माउंटेन की ओर गई है। हमें लेडी हाई को दिखाया जाता है जो कि घोड़े के साथ में आगे बढ़ रही होती है और इस समय उसके चेहरे पर एक शांति से भरी मुस्कान थी। और दोबारा सीन कट होता है और दोबारा से हमें बताया जाता है कि योंग की मदद की वजह से हनन स्क्वाड एजेंसी थी उसने दुश्मनों को मार डाला, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्हें सारे के सारे स्क्वाड वॉरियर को खो दिया। यहाँ पर जो सिर्फ बचा है वो है सिर्फ स्क्वाड लीडर मा युक जो कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी है और एक स्क्वाड वॉरियर जिसका नाम योंग पियो है, सॉरी यंग पियो। और इनके अलावा कोई और नहीं बल्कि कुछ पोर्टर जो कि बहुत ज्यादा ही डरे हुए हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारा स्क्वाड मिशन होगा वो प्रोसीड नहीं हो पाएगा। प्रोसीड करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जल्द से जल्द पिंगडिन माउंटेन को छोड़ना होगा और एक दूसरी स्क्वाड एजेंसी के साथ कांटेक्ट करना होगा। उस लड़के के बात सुनने के बाद बूढ़ा आदमी कहता है हमें इसे अंत तक उन्हीं के भरोसे छोड़ना होगा। वो यंग लड़का कहता है आपका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि जब ये स्क्वाड एजेंसी इस हालत में है तब भी आप इसे स्क्वाड मिशन सौंपना, मतलब इनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी तब भी आप इन्हें स्क्वाड मिशन सौंप रहे हैं? क्या किसी स्थानीय स्क्वाड एजेंसी के साथ में काम करना बेहतर नहीं होगा? क्या हमारे पास हेवनली थंडर नहीं है? आदमी बात सुनता है कहता है क्या? वो लड़का बूढ़े आदमी को बताता है अंकल ने 10 क्लैन की सीक्रेट आर्ट को कंप्लीट किया है। हेवनली थंडर कहते हैं क्या आपने नहीं किया है? ऐसे अंकल कांग्रेचुलेशन, कम से कम आप हमें पहले तो बता सकते थे ना इसके बारे में। बूढ़ा आदमी कहता है खैर मुझे तो खुद भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था, जो जाहिर है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं देख पाए होगे वहाँ क्या हुआ। जिस हेवनली थंडर ने अपराधियों का नाश किया था मैंने नहीं किया था, हेवनली थंडर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया था। वो आदमी जब ये बात सुनता है तो कहता है क्या? अगर वो आप नहीं हो तो आखिरकार वो कौन है? बूढ़ा आदमी एक तरफ देखते हुए कहता है मेरी आंखें बिल्कुल भी धोखा नहीं खा सकती। जिस लड़के ने उस हेवनली थंडर का इस्तेमाल किया था वो एक कुली है जो स्वर्ड लिए खड़ा है जिसका नाम डैन हियोंग है। देन वैसे बूढ़ा आदमी भी हियोंग के पास आ जाता है और हियोंग से कहता है वैसे तुम्हारा सेक्ट कौन सा है? हियोंग जब उसकी बात सुनता है तो उससे कहता है बूढ़े आदमी से क्या तुमने क्या कहा? मेरा सेक्ट आखिरकार इसका मतलब क्या है? बूढ़ा आदमी कहता है सेक्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। ये सुनने के बाद योंग अपने मन में सोचता है योन गिजा ने कभी भी हमें मार्शल आर्ट नहीं सिखाई, उसने तो सिर्फ हमें नर्क में छोड़ दिया था। लंबे समय के बाद मार्शल आर्ट का ज्ञान प्राप्त किया। जीवन और मृत्यु की सीमा पर भयंकर संघर्ष केवल मेरे हैं। जो भी मैंने सीखा है वो मैंने अपने आप से सीखा है, इसीलिए मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से मैंने मार्शल आर्ट सीखी हो। ये सब कुछ सोचने के बाद उस आदमी से कहता है मेरा कोई भी सेक्ट नहीं है। जब वो आदमी ये बात सुनता है तो वैसे ही चौंकते हुए कहता है जो तुमने अभी क्या कहा?
तुम कोई भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करते हो और इसके बाद तुम ये कह रहे हो कि जो तुम्हारी स्किल्स हैं वो आसमान से गिर गई और तुमने उन्हें सीख लिया। और आखिरकार तुम मुझसे इतनी ज्यादा रूडली क्यों बात कर रहे हो? इचियांगी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और एक एल्डर हूँ टैंग क्लैन का। और जब हियोंग का दोस्त हवा हियोंग को बात करते हुए उस एल्डर से देखता है तो वैसे ही भागते हुए हियोंग के पास जाने लगता है। भागते हुए कहता है अरे नहीं। इस समय हवा उस बूढ़े आदमी के एकदम सामने आकर के खड़ा हो चुका था और बूढ़ा आदमी उस हवा से कहता है, सॉरी हवा से नहीं कहता, अपने हियोंग से ही कहता, क्या तुम मुझसे अभी मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन वैसे ही जो हवा होता है वो उस एल्डर से कहता है, सर मेरा दोस्त माउंटेन में अकेला रहता था, बहुत लंबे समय के लिए माउंटेन में ही रहा, इसीलिए बस ये ऐसा ही है, मैं इसे सब कुछ प्रॉपरली सिखा दूंगा, तो प्लीज आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। बूढ़ा आदमी ये सब कुछ सुनने के बाद अपने मन में कहता है, ये लड़का उनमें में से एक है। स्किल्स पाने के बाद में एरोगेट बन जाता है, लेकिन तब भी इस स्क्वाड मिशन की वजह से और इस मिशन के लिए ये आदमी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जो ये कुली है वो इस वाटर की बात अच्छे से सुनता भी है और अगर ऐसी बात है। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी ये सब कुछ अपने मन में कह रहा था वैसे ही हवा हियोंग से कहता है, प्लीज अगर तुम ऐसे ही बोलोगे तो इससे अच्छा यही है कि तुम कुछ भी ना बोलो। वैसे ही बूढ़ा आदमी भी कहता है, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्किल्स हैं, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा। देन वैसे ही हवा भी कहता है, क्या आप मुझसे कह रहे हो? ओल्ड मैन कहता है, तुम स्क्वाड लीडर मायुक की जगह लोगे और इस स्क्वाड मिशन की कमान अंत तक संभालोगे। और ये कहने के बाद बूढ़ा आदमी अपने मन में कहता है, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब हम उसके अंडर में रहेंगे जो यूज कर सकता है हेवनली थंडर को। ये सुनने के बाद हवा कहता है, क्या? देन वैसे ही स्क्वाड लीडर मागुक भी कहता है, यस हियोंग पियो, अब बस तुम ही बचे हो। मैं स्क्वाड एजेंसी में जल्द वापस जाकर और भी ज्यादा कर्मचारियों को भेजूंगा, अब तुम ही इन सबको लीड करोगे। ये सब कुछ सोचने के बाद अब से हम योंग के दोस्त को यंग कहें। तो यंग ये सब कुछ सुनने के बाद अपने मन में कहता है, सही कहा, किसी ना किसी को तो इस स्क्वाड मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी। देन ये अपने मन में सोचने के बाद वैसे ही सबसे कहता है, ठीक है मैं समझ गया, भले ही मैं कमजोर हूँ, मैं कई चीजों में लैग करता हूँ, लेकिन मैं सर्व करूंगा स्क्वाड लीडर के रूप में और इस स्क्वाड मिशन को सिचुआन तक पूरा करूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद बूढ़ा आदमी भी कहता है, तो फिर आज हम यही रुकेंगे, आज हम और आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अब हम कल से आगे बढ़ेंगे। इसमें जो बूढ़े आदमी का जो वॉरियर था, मतलब कि जो बूढ़े आदमी के साथ एक जवान लड़का था, वो अपने मन में कहता है, क्या इसका कोई भी सेंस बनता है? क्या वो एक जवान कुली एक सुप्रीम मार्शल मास्टर है, जिसने की मार्शल किया हेवनली थंडर को? उस आदमी के इतना कहते ही में बताया जाता है कि और इसी तरह जो हैनन स्क्वाड एजेंसी मिशन था वो दोबारा से चालू हो गया। से लीड कर रहा था यंग। जहाँ पर सारे कैरेज खड़े थे वहाँ पर कोई कहता है, अभी के लिए इसको हमें जितना सोना है सो लो। और दूसरी तरफ मायुक स्क्वाड लीडर हैनन स्क्वाड एजेंसी वापस जा रहा था रिपोर्ट देने के लिए और आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पोर्टर हियोंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दुश्मन लगातार अटैक करते रहेंगे तो हर एक चीज खतरे में आ जाएगी। इन्हें जल्द से जल्द पहुंचना होगा और जल्दी से स्क्वाड एजेंसी को बताना होगा इसके बारे में, जिसकी वजह से हम लोग रीइंफोर्समेंट भेज सकेंगे वापस से। लेकिन वैसे ही वो जंगलों के बीच में कुछ नोटिस करता है जहाँ पर बहुत सारे पक्षी वगैरह उड़ रहे होते हैं। उसको उस तरफ देखते हुए मायुक कहता है, आखिरकार अब वो क्या है? कोई और भी है जो मेरे साथ साथ हैनन स्क्वाड एजेंसी की ओर बढ़ रहा है। मुझे काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है, मुझे जल्दी करनी होगी। लेकिन वैसे ही उसकी आंखों के सामने एक चैन जैसे हथियार को आते हुए दिखाया जाता है। वैसे ही वो हथियार उसके सर के अंदर घुस जाता है और जिसकी वजह से मायुक घोड़े से गिर जाता है और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। और देन वैसे ही दोबारा से वो हथियार वापस चला जाता है। अब वहाँ पर और भी ज्यादा लोगों को आते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, सबकी पावर बहुत ज्यादा ही भयानक थी। इन्हें घोस्ट मास्क्ड असिसिन कहते हैं और ये एक ब्लड डीमन बीइंग की एसोसिएशन है। देन वैसे ही उनमें में से एक आदमी कहता है, हमें उन कमीनों से डील करनी होगी। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो क्लैन है और अब हमें जो क्लैन स्टेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो क्लैन हेड कुछ पढ़ते हुए कहता है, किसी रीजन की वजह से काम अभी खत्म नहीं हुआ है। स्क्वाड एजेंसी लीडर कहते हैं, क्योंकि अब थक चुके हैं इसीलिए आज हमें यही खत्म करना चाहिए। जो क्लैन हेड कहता है, नहीं हमें और भी ज्यादा काम और ट्रेनिंग लगानी होगी, इसीलिए हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं। देन वैसे ही दोबारा से अपना कलम उठा लेते हैं। जैसे ही कुछ लिखने जा रहे थे वैसे ही वो कुछ नोटिस करते हैं। वैसे ही कहते हैं अपने मन में, आखिरकार ये प्रेजेंस कैसी है? इंक वैसे ही वहाँ पर गिर जाती है। फिर दूसरी साइड हमें खून ही खून को दिखाया जाता है। इनका एक आदमी के पेट से तलवार आर पार हो चुकी थी। जिसकी तलवार घुसी तो वो कहता है, हरामी हो तुम, कौन हो? यहाँ पर दुश्मनों का हमला हुआ है हर जगह, अपने अपने हथियार उठा लो और फाइट बैक करो। स्क्वाड लीडर कहते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। दोबारा से यहाँ पर सीन कट होता है, उन्हीं असैसिन्स का सीन दिखाया जाता है जो कि बढ़ते हुए कहते हैं, यही है जो क्लैन स्टेट, यहाँ पर हर एक चीज को मार डालो, यहाँ पर एक चींटी भी नहीं बचनी चाहिए। देन वैसे ही स्क्वाड लीडर भी अपनी स्वॉर्ड को उठा करके उनकी तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं, जाते हैं, आखिरकार इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के ऊपर अटैक करने की? लेकिन वैसे ही जो क्लैन हेड होता है वो कहता है, चीफ स्टीवर्ड तुम रुक जाओ। वैसे चीफ स्टीवर्ड स्क्वाड एजेंसी हेड
कहता है हेड्स अब क्या हुआ। क्लैन हेड दोबारा से स्टीवर्ट को बताता है किलिंग इंटेंट इनसे निकल रहा वो कोई ऑर्डिनरी किलिंग इंटेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस सिचुएशन को आसानी से रोक सकते हैं, ही आप भी क्यों ना इसमें शामिल हो जाएं। इस समय जो वो असिस्टेंट थे वो लगातार नरसंहार करते जा रहे थे, चारों तरफ को मारते जा रहे थे, खून ही खून बहाते जा रहे थे। दोबारा से जो हेड कहता है और इस समय तुम्हें जहाँ जाना चाहिए वो प्लेस कहीं और है। अब अगले पल हमें किसी को भागते हुए दिखाया जाता है। जो आदमी भागते हुए आ रहा होता है वैसे वो कहता है ये अर्जेंट है, हमें चलना होगा। वैसे लेडी सियोल कहती है क्या। इस समय स्टीवर्ट था जो इनके साथ में सियोल के कमरे में आ चुका था, वैसे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ने की जरूरत है सियोल, इससे हमें यहाँ से निकलना होगा। सियोल भी घबराते हुए कहती है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और मेरे फादर का क्या होगा, क्या वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। और नेक्स्ट सीन में हमें उसी रात के चांद को दिखाया जाता है जिसके नीचे चिल्लाने की आवाज जा रही थी प्लीज हमें बचा लो, प्लीज ऐसा ना करो। वहाँ पर आग लग चुकी थी, वहाँ पर सभी असिस्टेंट बस सबको मारते जा रहे थे। सबको मारते हुए एक असिस्टेंट कहता है यहाँ पर हर एक इंसान को काट डालो, यहाँ तक कि हेनन स्क्वाड एजेंसी वाले लोगों को भी मत छोड़ना। उनमें से एक और असिस्टेंट कहता है ठीक है हॉल लीडर। वैसे ही अगले पल हमें 3 घोड़ों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। ये कोई और नहीं सियोल और सियोल के साथी लोग होते हैं, इनके साथ सियोल भी भाग रहा होता है। और दूसरी तरफ जो क्लैन थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे, चारों तरफ बस आग ही आग लग चुकी थी। पीछे जो क्लैन को देखते हुए सियोल कहती है इसने सोचा था कि जो आग होगी वो सिर्फ जो क्लैन तक ही सीमित नहीं रहेगी, तो हेनन स्क्वाड एजेंसी तक फैल चुकी है। वैसे ही स्टीवर्ट साहब भी कहता है जो सियोल बिल्कुल भी मत रुको, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सियोल कहती लेकिन फादर अभी भी वहीं पर है। स्टीवर्ट साहब कहता है क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारे फादर कौन है। और अब चीफ स्टीवर्ट के इतना कहते ही दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक स्पीयर को दिखाया जाता है कि कोई आदमी तो उठा रहा होता है। दोबारा से चीफ स्टीवर्ट कहते हैं कि तुम्हारे फादर जो इलियन है हेनन के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर और जो क्लैन के हेड में जो क्लैन हेड ने भी अपना स्पीयर उठा लिया था, वैसे ही एक दीवार के ऊपर अटैक कर देता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। दोबारा से चीफ स्टीवर्ट साहब कहता है पूरे सिचुआन रीजन में इनके जैसा कोई भी नहीं है। इस समय जो क्लैन हेड थे वो उन असिस्टेंट के सामने आ चुके थे। जब वो असिस्टेंट इनको देखते हैं सही कहते तो यही है जो क्लैन का हेड। इस समय जो क्लैन हेड भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था अपने स्पीयर के साथ। और जो असिस्टेंट का लीडर होता है वो भी कहता है मुझे इसका सर ला करके दो। इस समय सारे असिस्टेंट जो क्लैन लीडर की और आगे बढ़ चुके थे और जो क्लैन हेड भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था सारे असिस्टेंट के ऊपर। इस समय सारे असिस्टेंट जितने भी असिस्टेंट थे सब जो क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। और फिर दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। दोबारा से हमें चीफ स्टीवर्ट साहब का सीन दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है तुम अभी भी नहीं समझ पा रही हो कि जो हमारे क्लैन हेड है वो तुम लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आप को वहाँ पर जितनी देर हो सके उतनी देर तक होल्ड कर रहे हैं। देन वैसे ही जो इन भी कहता है सियोल अंकल सही कह रहे हैं, हमें फादर पर भरोसा करना होगा। सियोल कहती है लेकिन चीफ स्टीवर्ट भी कहता है अभी के लिए हमें अपने आप को छुपाना होगा, यहाँ आस पास देखो, मुझे माफ कर दो लेकिन क्या राइजिंग ड्रैगन कॉर्प्स भी हमारे साथ आ सकती है। वैसे ही मुरिम अलायंस के लोग कहते हैं तो हम लोग वापस मुरिम अलायंस जा रहे हैं, बोला था चियोल की सिस्टर ने। और जब चियोल उसकी बात सुनता तो वैसे ही कहता है क्या आखिरकार तुम इस समय ये क्या कह रही हो। दोबारा से वो लड़की कहती क्या तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि इतनी ज्यादा मार्शल पावर देखने के बाद भी हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुरिम अलायंस को इन्फॉर्म करना होगा इस अटैक के बारे में, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। दूसरा आदमी भी कहता है हाँ ये सही कह रही, मैं भी इससे एग्री करता हूँ। चियोल भी कहता है वो लोग कभी भी हमारा पीछा करना चालू कर सकते हैं, अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए। इनकी ये सारी बातें सुनने के बाद चीफ स्टीवर्ट अपने मन में कहता है अगर हमें इनकी मदद नहीं मिल पाती है तो मेरे दिमाग में इस समय बस एक ही उपाय आ रहा है जिसने हैंगसेन में रेन फॉरेस्ट के बैंडिट्स को खदेड़ा था, वही कुली, वो पॉइंटर, मुझे इस समय बस उसी की याद आ रही है। देन ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद उससे कहते हैं ठीक है हम लोग कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। चियोल लोग भी वहाँ जाते हुए कहते हैं मैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करूंगा। वैसे चीफ स्टीवर्ट साहब भी कहते हैं हमें जल्दी करनी होगी, हमें जल्द से जल्द इस स्क्वाड मिशन ग्रुप को ज्वाइन करना होगा और सिचुआन के लिए निकलना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद चियोल रोते हुए अपने मन में कहती है हाँ सही कहा, अगर हम लोग योंग के पास जा पाएंगे हमारे पास इनसे बच निकलने का एक रास्ता होगा, तब तक के लिए फादर आप अपना ख्याल रखिएगा। और ये कहते हुए रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। दोबारा से हमें जो क्लैन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर सब के सब लोग मारे जा चुके थे, बस चारों तरफ लाशें ही लाशें और उन असिस्टेंट्स की तलवार खून से भरी हुई थी। और जो क्लैन हेड भी अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाले हुए था, मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उनसे कहता है तुम सभी लोग आखिरकार हो कौन और आखिरकार तुम लोग क्यों जो क्लैन स्टेट में अटैक कर रहे हो। लेकिन वैसे ही उन असिस्टेंट्स के पीछे से एक आदमी हंसने लगता है हा 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 हा, तुम मरने से पहले रीजन जानना चाहते हो। क्लैन हेड जो भी कहता है तुम अपने आप को दिखाओ तुम हो कौन। लेकिन जब क्लैन हेड ने ये कहा था वैसे ही एक अटैक जो क्लैन हेड की ओर आने लगता है और वो कुछ और नहीं वो था हाथ। अपनी आंखों से जो क्लैन हेड ने जो कुछ भी देखा था सब कुछ देखने के बाद बस यही कहता है आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो, जी जी जियो। और बस इतना कहते ही जो क्लैन हेड की खोपड़ी उड़ जाती है और बस हवा में पूरी जगह और बस हवा में खून ही खून उड़ने लगता है। और फिर वैसे ही वो आदमी कहता है जिसने क्लैन हेड के ऊपर अटैक किया था ही मैंने वो नाम फेंक दिया। और उस आदमी के इतना कहते ही ये वाला पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए 200
कमेंट, 700 लाइक्स और 50 के हाइप जल्द से जल्द कंप्लीट करा दो। फिर इसका नेक्स्ट एपिसोड भी कल अपलोड हो जाएगा, तो जल्दी से कंप्लीट करा देना। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों ने मेरी द हेवनली डीमन और लाइटनिंग जीनियस की सीरीज नहीं देखी है, ये दोनों सीरीज भी मेरी मुरीम मानवा के ऊपर है। एक 10 घंटे की है, एक 15-16 घंटे की वीडियो। ये दोनों सीरीज ही ऑन गोइंग है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना। और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।